एक बहुत अजीब बात नहीं है कि देश का सर्विंग प्राइम मिनिस्टर मौत हो गई, वो वापस लौटते हैं और फिर कोई, मुझे तो लगता नहीं कोई इंक्वायरी हुई कि शास्त्री जी अपने कमरे में टहल रहे। अच्छा, वो अवेलेबल, बिल्कुल उनके मरने से 1 घंटा 1.5 हाँ, घंटा पहले का, हाँ। रात के 12 बजे का, तो इनफैक्ट उनके मरने के बिल्कुल पहले की फोटोग्राफ सब भारत में आने के बाद जब उनकी बॉडी को यहाँ लाएगा तो वहाँ पे लोगों को थोड़े शक शुबा होने शुरू हो गए। सरकारी वर्जन जो है वो बहुत सी बातें छुपा रहा है। मोहम्मद जान को लपेटेंगे इस पूरे केस में ओके, कि ये जो कुक था, इसमें कोई दूध का गिलास दिया, ये आदमी को डाला गया वहाँ पे, ये मोहम्मद जान वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको जबरदस्ती इसको एंट्री करवाई गई। तो वो बोला कि जब शास्त्री को सीजर हुआ है, बेहोशी जब हुई है रात को, जब बीमार हुए, तो केजीबी को मालूम चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन हमने इंडियंस को नहीं बताया, अगर हम बताते तो इनको शक हो जाता, उनका जासूसी कर रहे हैं हमारी का। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात जब सोवियत लैंड में छपरी है तो भारत के विदेश मंत्रालय में लोग क्या भांग खा के बैठे हुए। इन सबका स्टेटमेंट बड़ा कॉमन एक ये है कि जिस हालत में शरीर आया था उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो कोई हार्ट अटैक से बाद में मरा है। वो उनका जो डिस्क्रिप्शन जो था वही था कि यहाँ से लेकर के पूरा नीला पड़ा हुआ। जब पानी दिया तो कब नहीं लिया उन्होंने, फिर इशारा किया। तो बेसिकली परिवार का ये मानना है कि ये कुछ प्रॉब्लम पानी में थी। जो शास्त्री जी का जो चश्मा होता है, जब उसको उन्होंने निकाला तो देखा कोने में ना कोई चिट बनी हुई थी, तो वो चिट शास्त्री जी के हाथ के लिखी हुई थी, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। ये परिवार के लोगों ने मुझे साफ बोला। किसी मौत के मामले में हमेशा ये पूछा जाता है कि मोटिव इसका क्या, मोटिव क्या है और या कौन इसका मारेगा? फायदा किसे मिलेगा। शास्त्री जी का शव दिल्ली लाया गया था, तो पालम एयरपोर्ट पे इंदिरा जी भी वहाँ मौजूद थी, तो उनके आसपास में लोग जो खड़े थे वो सब दांत फाड़ रहे थे। अच्छा, मतलब बॉडी लैंग्वेज अजीब थी। सुभाष बोस के परिवार ने ये बोला है कि शास्त्री जी ताशकंद जाने से पहले कलकत्ता गए, नेताजी की मूर्ति का उन्होंने माल्यार्पण किया, और वहाँ पे उन्होंने शास्त्री जी ने खुद नेताजी के परिवार के लोगों को बोला कि मैं रशिया में जाकर सुभाष बोस की बात भी करूँ। तो ये एंगल वहाँ से भी निकल के आ रहा है। 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राजनीति की उन दुर्लभ शख्सियतों में गिने जाते हैं जिनकी सादगी और ईमानदारी आज भी मिसाल है। 65 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया और मुश्किल वक्त में देश को संभाला। 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता जो हुआ था, उस पर उन्हीं के दस्तखत थे। लेकिन ठीक उसी रात 11 जनवरी के तड़के एक खबर आई कि भारत के प्रधानमंत्री अब नहीं रहे। कहा गया कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। आज इतने साल बाद हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ऐतिहासिक पल के आसपास घटा क्या था, किन सिचुएशन में देश ने अपना प्रधानमंत्री खोया था और उस दौर के दस्तावेज क्या बताते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे तो सामने भी नहीं आए। हमारे साथ हैं पूर्व पत्रकार और लेखक अनुज धर पहले भी पढ़ाकू नितिन में मेहमान रहे हैं और हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक लंबा पॉडकास्ट किया था जिसे 2 किस्तों में जारी किया था। आज लाल बहादुर शास्त्री पर बात, क्योंकि उन्होंने लिखी है किताब, नाम है योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी आपका दोबारा एक बार फिर। और तय हुआ था कि जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे थे तो एक मिस्ट्री और, एक व्यक्ति और, लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल, कि उनकी मौत पर भी बहुत आवरण हैं, बहुत पर्दे हैं। और आपका ये दावा भी है बाय द वे कि आपसे पहले उन पर किसी ने कोई मुकम्मल किताब लिखी नहीं। एक हाँ, जरूर थी छोटी सी, जो हिंदुस्तान में पब्लिशिंग में भी नहीं है। आपने अमेरिका गायब हो में गई। अपने दोस्त से ढूंढवाई, वो पढ़ी, है ना। बिल्कुल। मुझे और सुभाष बोस की हाँ, मतलब डेथ मिस्ट्री पे आप कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने किताबें लिखी हैं, चाहे वो हमारे हाँ, लेवल में कहीं, मेरे दोस्त के लेवल पे कहीं पे भी नहीं है, लेकिन है। लेकिन इस वाले केस में अनफॉर्चुनेटली लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बारे में शायद अगर कोई डेडिकेटेड पॉडकास्ट कर सकता हो तो मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ही इतना मटेरियल है कि उसमें आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज लोगों के पास बोलने के एक लिए फिल्म भी आई थी एक ना? लाइन 2 लाइन फिल्म से पूरा केस जिंदा हुआ है, उससे ही मैंने अपनी आगे किताब लिखी आगे। लेकिन वो फिल्म जो है, जो फिल्म होती है उसमें एक फिक्शन कंपोनेंट होता है और एक फैक्चुअल कंपोनेंट होता है। तो फिल्म जो है उसमें जनता तक अपना मैसेज आने के लिए आपको फिक्शन बहुत यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा फिक्शनल एलिमेंट है बहुत सारा। तो फैक्चुअल इतना नहीं है, फिक्शन भी बहुत सारा है। लेकिन मैं और आप जो बातचीत करेंगे वो हम लोग सारी फैक्चुअल बातें करेंगे, हमारा कोई फिक्शन से हमारा कुछ लेना नहीं है। लेकिन उस फिल्म से बहुत बड़ा फायदा, उसी की वजह से ये पूरा आज मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं। वो तो अग्निहोत्री जी का फिल्म नहीं बनाते तो ये तो केस खत्म था, इस केस की कोई मतलब लोगों में इंटरेस्ट नहीं था, तो मतलब चुप चुका था ये केस। एक बहुत अजीब बात नहीं है कि देश का सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं कि भूतपूर्व हो गया हो, बिल्कुल,
ऐसा ही मुझे याद आता है, ऑस्ट्रेलिया में शायद कोई प्राइम मिनिस्टर थे, वो तैरने गए थे गायब हो गए। और मिले नहीं, है ना। मगर उन पर बहुत कुछ है, अभी भी ऐसा नहीं है कि आज तक वो लोग डिस्कस करते हैं उनको। बिल्कुल। पर लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने एक जंग जीती और जंग जीतने के बाद एक तीसरे देश में जाकर वो समझौते पर साइन कर रहे हैं, एक समझौता जो ऑलरेडी उस वक्त भी काफी विवादित था, चर्चाओं में था, बाद में भी रहा कि पता नहीं वो उससे खुश थे नहीं थे। मौत हो गई, वो वापस लौटते हैं और फिर कोई, मुझे तो लगता नहीं कोई इंक्वायरी हुई। नहीं हुई। अजीब नहीं है बहुत? बिल्कुल कभी बहुत और कोई उदाहरण है दुनिया में ऐसा? में ऐसा कोई, इनफैक्ट ये मतलब डेथ मिस्ट्रीज तो इस देश के अंदर बहुत सारी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है, दीनदयाल उपाध्याय की भी है, और अपने इवन अपने रामनोहर लोहिया की भी डेथ मिस्ट्री है। उन्होंने खुद शास्त्री जी की डेथ के बारे में काफ़ी उन्होंने बोला था, उंगलियां उठाई थी सरकार पे, खुद बाद में वो चल बसे, लेकिन उस पर भी लोग कहते हैं कि उनमें भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन दुनिया में इस तरह के जितने केसेस हैं कि जहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी एकदम से सडनली मर जाता है, कंट्रोवर्सीज होती हैं ज़्यादातर। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, इंक्वायरी वगैरह हुई हैं, चाहे दिखाने की हो, लेकिन छोटी मोटी इंक्वायरी हुई हो। भारत के अंदर ये जितनी आपकी जो बड़े बड़े केस हैं इस तरह के, जो डेथ मिस्ट्री के, जिसमें मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नाम लिया, उसमें सिर्फ 2 ही केस हैं जो हम लोग जब पैदा हुए थे, मतलब ये आई थिंक ये इट्स नॉट जस्ट फॉर मी एंड यू, बिकॉज सारे जनरेशन्स का ये हाल है कि हम जब बचपन में छोटे होकर बातचीत करते थे, मैं बात कर रहा हूँ इवन जब ये इंटरनेट का दौर नहीं था, या जब भी आज के दिन में भी लोग बैठ के जब बातचीत करते हैं, जो डेथ मिस्ट्रीज़ की बात आती है, तो भारत में सुभाष बोस की और शास्त्री जी की दोनों की सबसे बड़ा लोग नाम लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में और ये लगातार रहा है। और कमाल की बात है कि सुभाष वाला हमने डिस्कस किया था, उसमें तो दबा के इंक्वायरी हुई है, कमीशन बैठा, लेकिन शास्त्री जी वाले केस पे कभी कोई इंक्वायरी वगैरह वो सब सरकार ने नहीं होने दी। सरकार सुभाष बोस पे भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो नेताजी का एक कद इतना बड़ा था और उनकी इतनी अपील थी कि मजबूरी में कमीशन कमेटियां बिठानी कद तो शास्त्री जी का भी बड़ा था, सुभाष बोस के मुकाबले में थोड़ा सा ये था कि जितना नेताजी को लेके अपील थी, कि जिन लोगों ने सुभाष बोस के बारे में आवाज़ उठाई थी कमीशन बनाने के लिए, वही लोग शास्त्री के लिए भी उठा रहे थे। तो सुभाष वाली बात तो गवर्नमेंट मान गई। उसमें एक एलिमेंट ये भी था कि सुभाष बोस में कि वो जीवित थे, और उसका एक अलग अलग इसमें तो और इशू था। तो ये कि यहाँ पे नहीं बैठ सका कमीशन इंक्वायरी का भी, तो ये बहुत बड़ी गलत बात हुई है देश में। अब वो टाइम चला गया, अब तो इंक्वायरी करने का फायदा नहीं, लेकिन कुछ और किया जा सकता है। उस पर बात कैनेडी की मौत हुई थी, हाँ, उस पर ऐसा नहीं है कि आज तक नए सिरे से नहीं सोचा जाता। ठीक है, सरकार का अपना मौकफ है, उन्होंने उसमें लिख के फाइल बंद कर दी है, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर, डॉक्यूमेंटेरियन, इसके अलावा हाँ परसों का आपको डेवलपमेंट बताता हूँ। कैनेडी की आपने बात बोली, कैनेडी में तो जैसे जब उनको मारा गया, तो उन्होंने वारन कमीशन बनाया था। जस्टिस वारन जो थे अमेरिका के सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका, तो उनके साथ में टॉप लेवल के बंदे, रिटायर्ड CIA का डायरेक्टर और वो सब लोग थे उनमें। उन्होंने बोला कि किसी एक आदमी ने पागल ने गोली मार दी। अच्छा, हाँ, एक आदमी का हाल था। उसके बाद में CIA ने उनको बोला जाके कि हम उस आदमी को नहीं जानते। बहुत टाइम से ये बात निकल के आ रही थी कि CIA को मालूम था कि ऑसवाल्ड हार्वी जिसने गोली चलाई, कुछ उनका लिंक था, वो उनका एजेंट था। तो अभी ये पिछले वीक की कंफर्मेशन है कि एक नया डॉक्यूमेंट हाथ में निकला, जिससे कंफर्म हो रहा है कि CIA और उसको ऑसवाल्ड को फॉलो कर रहा था, उसको वो उनके डायरेक्ट उनका लिंक था पहले से था। ये बहुत बड़ी घटना। अभी इनफैक्ट अगर आप अभी उसको सर्च करेंगे गूगल में, तो अभी लास्ट वीक की बात आई है। तो अमेरिका में डिस्कशन अभी तक चल रहा है उसको लेकर के, यही मैं कह और कहीं ना कहीं वो CIA को ब्लेम कर रहे हैं उसमें। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली डिस्कशन हो रहा है, लेकिन हमारे सुभाष बोस को लेकर के हो रहा है। आपने बहुत अच्छा किया मेरे साथ में पिछला प्रोग्राम, और इस पर भी अब उम्मीद करता हूँ कि शास्त्री के ऊपर भी एक बार लाइन हमारी लगे, क्योंकि इसका एक देखने का नज़रिया ये है इस केस को कि नेताजी के बारे में जो सिस्टम के लोग हैं उनके पास में एक जुमला है, वो कहते हैं ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, तो हमें पता नहीं है। तो ये जुमला यहाँ फिट नहीं होगा ना, ये तो भैया आपके इंडिपेंडेंस की बात है, सन 66 की बात है। ये तो बहुत रीसेंट टाइम्स में जिन लोगों ने शास्त्री जी के, जब उनका डेड बॉडी लाई गई यहाँ पे, तो लोगों ने देखा था, उसमें से लोग जीवित हैं आजकल बहुत सारे। तो ये उस सेंस में इतना पुराना मुद्दा नहीं है। और वो बहाने जो आपने नेताजी वाले केस में बहाने दिए कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, हमको नहीं पता, डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, ये फलाना ढमकाना, ये मुद्दे यहाँ नहीं चलेंगे। ठीक है, तो जो बहाने आपके सुभाष पोस्ट में चलते हैं वो बहाने आप यहाँ नहीं चला सकते। लेकिन बस चाहिए ये कि थोड़ी जनता में अवेयरनेस आए, और जनता सरकार से, खासकर ये जो गवर्नमेंट अभी बैठी है, उनसे उम्मीद करे कि ये वो काम करें जो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया। जो हम डिस्कस करेंगे वो काम क्या करेंगे, इसी पे मैं आ रहा था, लेकिन इसको हम बाद में बात करेंगे। इसमें क्या है कि आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बहुत काम किया, आपको तो 2 दशक हो गए।
क्यों लगा आपको कि शास्त्री जी पर काम करना चाहिए? क्या मतलब अब ये प्रोजेक्ट है कि जितनी भी ऐसी मौतें हुई नहीं, हैं देश और भी में नहीं करना मुझे, नहीं मैं सब पर कुछ ना कुछ करूंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो करते 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 हल्का हल्का सबका पढ़ लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं। देखिए, ये हर एक को इंटरेस्ट है, ऐसी बात नहीं है कि पहले जानने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बड़े कम थे, लेकिन अब तो सब लोग देख लेते हैं। हुआ ये था कि बचपन में हम छोटे थे तो नेताजी और शास्त्री की बात दोनों लोग करते थे, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा ये कि फिर सुभाष पोस्ट पे आया और उस पर मैं एक असाइनमेंट मिला था ऑफिस के, उस पर जर्नलिस्टिक असाइनमेंट था। वो जब शुरुआत किया तो शास्त्री जी वाला केस भी साथ में निकलना शुरू हो गया। और उसमें कारण ये था कि शास्त्री जी के परिवार ने ही और नेताजी के परिवार ने भी इन दोनों केसों को जोड़ा आपस में। तो ये कहीं ना कहीं ये मुझे समझ में ऐसा लगना शुरू हुआ जब मैंने सुभाष बोस की मैंने इंक्वायरी करी, तो कहीं ना कहीं जो मुझे इंप्रेशन लोगों ने क्रिएट किया, जिसमें सुभाष बोस के परिवार के लोग और जिसमें शास्त्री जी के परिवार के लोग आते हैं, और वो ये कि ये केस इसी केस का हिस्सा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर मान लीजिए पूरी ये कहानी डेथ मिस्ट्री की 12 चैप्टर की है, तो उसमें से चैप्टर नंबर 10 ये वाला है, तो ये आपस में कनेक्टेड है। अच्छा। तो ये बात कहने के मेरे दिमाग में मतलब ये थी कि लोग बार बार मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ सुभाष बोस की, लेकिन वो बार बार शास्त्री जी का नाम लेते थे लोग करते। फिर मेरी उनके परिवार के लोगों से मेरी बातचीत हुई बीच में। सुभाष बोस में तो खैर ग्रैंड नेफ्यू की कैटेगरी में लोग आ रहे हैं, भतीजा भतीजी, यहाँ तो उनके सुपुत्र दोनों उनके अनिल जी सुनील जी हैं हमारे बीच में, उनसे बातचीत हुई, और लोगों से उनके फैमिली के लोगों से बातचीत हुई करते, ये सब दिमाग में था। तो हुआ ये था कि जो हमने जो एक बहुत बड़ा काम मेरे दोस्तों ने किया था कि जब ये सूचना का अधिकार जब ये चालू हुआ था, तो जब ये लगा तो लोग छोटे छोटे सवाल पूछे थे, खासकर अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए कि मेरी पेंशन क्यों नहीं आ रही या उसने क्या काम किया। तो हम लोगों ने ही पहली बार ये ट्रेंड स्टार्ट किया था कि हम बड़े मुद्दों पे सवाल पूछें। तो हमने सुभाष बोस के बारे में हमने सूचना के अधिकार में हम लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, और गवर्नमेंट ने हमको उल्टे सीधे आंसर देने किया, और उससे एक इशू बिल्डअप हुआ। सो जो उसमें ये हुआ था कि ये हमने बहुत से RTI हमने, और सिर्फ देश में और खासकर विदेश में हमने लगाने शुरू किए बात करते। तो आज जो हमारे मॉडर्न एरा में जो शास्त्री जी की जो डेथ मिस्ट्री फिर से रिवाइव हुई है, वो था साल 2009। और मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत पहली बार, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने पहला लेटर लगा जिसने दिया। सूचना के अधिकार में मैंने भारत सरकार से लाल बहादुर शास्त्री के बारे में डॉक्यूमेंट मांगे। तो प्रधानमंत्री के ऑफिस ने मुझे बोला कि उनके पास में एक सीक्रेट एक कोई फाइल है, वो दे सकते नहीं, ठीक है, और विदेश मंत्रालय के कुछ और आंसर थे। तो वो जब चीज़ 2009 में बाहर निकली है, तो आप ये मान सकते हैं कि वहाँ से कंट्रोवर्सी बिल्डअप होनी शुरू हुई। हमारे समय में कंट्रोवर्सी तो पहले भी थी, लेकिन वो फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया में छपी। उसके बाद कुलदीप नैयर जी, जो मेरे ख्याल से 66 के बाद से लेकर के साल 2011 तक या ये 9-10 तब तक मैंने RTI फाइल नहीं किया था, कुलदीप सर ने कभी शायद बोला नहीं खुल करके, इनफैक्ट उन्होंने गवर्नमेंट का ही सपोर्ट किया था। लेकिन ये निकलने के बाद जब सूचना के अधिकार में मुझे प्रधानमंत्री ऑफिस ने बोल दिया कि एक फाइल हम नहीं देंगे, कुलदीप सर को डाउट होने शुरू हो गए। तो उन्होंने फिर उसके बाद, मैं बता दूं, कुलदीप नैयर जो देश के बड़े पत्रकार रहे, वो ताशकंद में ही मौजूद थे, उस रात भी मौजूद थे जब शास्त्री जी की मौत हुई है, और उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे या किस? वो मीडिया एडवाइजर थे, लेकिन वो थे। थोड़े उस जगह पे तो नहीं थे, उसके पास में थे। हाँ, तो ही वाज लेकिन उस दौरे में साथ थे साथ थे हमारे प्रेम प्रकाश जी, जो अपने उनकी अपनी किताब जो मैंने पढ़ी है उसमें पूरा ब्यौरा पढ़ा ये सब मेरे सूचना के अधिकार में बवाल मचाने के बाद निकला। पहले उन्होंने नहीं, मेरे से नहीं बोला, बिकॉज मैं कुलदीप सर से मिला था बीच में। किताब उनकी बाद में आई है, बाद में आई है। ये सब ये मैं कह रहा हूँ कि आज के समय में, आज के दौर में, जो आजकल का मॉडर्न टाइम है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ मिस्ट्री को जो रिवाइव किया, वो मैंने किया था। मतलब मैं ये इतना सा कह रहा हूँ, कुलदीप साहब ने उसके बाद बोला, मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। और मीडिया एडवाइज़र ये भी थे, और हमारे प्रेम प्रकाश जी जो अभी ANI के चेयरमैन हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ये मीडिया वाले और जो बाकी के लोग थे, वो एक ताशकंद में एक विला था जहाँ प्रधानमंत्री और उनके पर्सनल स्टाफ और कुछ खास क्लोज लोग थे, और बाकी जो डेलीगेशन था जिसमें हमारे मंत्री और सेक्रेटरीज और मीडिया वाले लोग थे, उनको किसी होटल में ठहराया था जो आपस में डिस्टेंस में था। तो ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। तो देवर इन ताशकंद बट नॉट एट द सेम प्लेस। तो हम इसलिए, लेकिन उनके मरने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद वो वहाँ पहुँच चुके हैं, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो ये केस वहाँ से बिल्डअप होना शुरू हुआ 2009 में, और 9 के बाद 10-11 तक वो चलता रहा RTI के अंदर। उससे मेन स्ट्रीम मीडिया में आया, कुलदीप नैयर ने स्टेटमेंट दी, रशिया में छपा इसके बारे में, वहाँ से कुछ धमाल निकल के आया, मैं आपको बताऊंगा बाद में। और करते 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 उसके बाद में ऑब्वियसली जो मैंने उस पर कुछ आर्टिकल लिखे थे, एक आप ही लोग का एक डेली एक चलता है आपका इंडिया टुडे ग्रुप का,
तो मैंने इंडिया डेली ने मुझे बहुत स्पेस दिया, उसके अंदर मैंने आर्टिकल सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री और मैंने इस पे भी लिखे थे शास्त्री की डेथ केस पे, जो मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि उस टाइम पे सबसे बड़ी आर्टिकल वही थे। तो वो विवेक अग्निहोत्री जी के उन्होंने वो पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मैं इससे फिल्म बना रहा हूँ। फिल्म का नाम उस टाइम पे नहीं था, लेकिन बाद में वो ताशकंद फाइल्स बनी, और ताशकंद फाइल्स ने, अग्निहोत्री की फिल्म ने उस केस को मेरे ख्याल से आज की जो बहुत यंग जनरेशन के सामने उसको उछाल दिया है। सो दैट इज़ हिस्ट्री। बट ये है कि हाँ, ये मेरे हाथ का, मेरा पाप किया हुआ है कि मैंने इस केस को फिर से खोला है। केस पहले से था लेकिन दबा हुआ था, उस पर लोग डिस्कशन करते थे घरों में, लेकिन मैंने कहा कि कमीशन कमेटी की कार्रवाई कुछ नहीं हुई। पार्लियामेंट में आखिरी बार जो डिबेट हुआ है शास्त्री जी की डेथ पे वो 1970 में हुआ है। 70 के बाद इस केस पे कोई डिबेट पार्लियामेंट में नहीं हुआ, ना कोई सवाल उठे जहाँ तक मेरे को पता है। डिबेट तो 70 में हुआ था आखिरी बार। सुभाष पोस्ट में सवाल हर साल पूछे जाते थे, 70, 75, 78, 90, 91 डिस्कशंस हो रही हैं। लेकिन शास्त्री जी वाला केस 70 के बाद डेड हो चुका था, और लोग के आम बोलचाल की भाषा में लोग मतलब घर के अंदर बात करते थे। इस केस को रिवाइव मैंने किया सूचना के अधिकार में, जब मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस से पूछा, उन्होंने मुझे बोला कि हम फाइल नहीं देंगे आपको, उन्होंने नहीं दिए बात अभी तक। फाइल नहीं थी बोलिए। हाँ, वो क्या है मैं आपको बता दूंगा उस फाइल में क्या लिखा, वो भी पता है मुझे। ठीक है। अब बात ये है कि जब ताशकंद में सोवियत यूनियन के कहने पर ही दोनों नेता पहुंचे थे, हाँ, वो मीडिएटर थे, वो पाकिस्तान से भी और भारत से भी। अयूब खान गए थे यहाँ से, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, और एक यहाँ से अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों गए। दोनों देश के आवाम टकटकी लगाकर देख भी रहे थे कि समझौते में क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी दुनिया देख रही थी। हाँ, और मैंने जो पढ़ा थोड़ा बहुत वो ये पढ़ा कि जिस रात समझौता हुआ, जिस शाम या दोपहर में 4 बजे, शाम को 4 बजे, हाँ, तो शास्त्री जी जब लौटे हैं 10 जनवरी, हाँ, 1966 शाम को 4 बजे, जो हम फोटो देखते हैं वीडियो की, शास्त्री जी ने साइन, वो अयूब खान से हाथ शेक हैंड कर रहे हैं, वो 4 बजे का टाइम, मतलब 4 बजे का मतलब यहाँ के 3:30 बजे होंगे, क्योंकि आधे घंटे का मेरे ख्याल से हमसे आगे ताशकंद, जहाँ दोपहर थी। हाँ, शाम को मतलब हमारा उनसे आधे घंटे का फर्क है, वो हमसे आधा घंटा आगे। ठीक है। तो जब वो लौटते हैं तो जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि लौटने के बाद उनके मन में ये प्रश्न था कि इस समझौते को लेकर हिंदुस्तान में कैसा रिएक्शन होगा, लोग क्या कह रहे होंगे, क्या नहीं कह रहे होंगे, क्या तारीफ हो रही है, क्या आलोचना हो रही है। और उन्हें शायद ये मालूम पड़ा कि बहुत अच्छा तो नहीं रिस्पॉन्स है, क्योंकि शायद उनकी फ़ोन पर अपने घर बात हुई थी। वो थोड़ा सा खुल के बताइए, क्योंकि ऐसा भी लगता है कि दिल का दौरा, जो घटना बताई गई, दिल का दौरा पड़ा था उन्हें, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो बहुत ही उदास स्थिति में थे शायद उस रात। हाँ। देखिए, ऐसा कि शास्त्री जी 4 बजे वो साइन हुआ अकॉर्ड, 8 बजे इन लोगों का एक रिसेप्शन था, पार्टी थी, वहाँ पे गए, और उसके बाद में 10 बजे वो एक विला दाचा बोलते हैं रशिया में उसको, आजकल उज़्बेकिस्तान बढ़ गया, अभी तो रशिया अब नहीं बचा, टूट गया, वो सोवियत रूशन था, अभी उज़्बेकिस्तान कंट्री में पड़ता है ताशकंद, वो अब दाचा तोड़ दिया, वो कुछ खाली है, वहाँ पे एक मूर्ति लगी है, एक मॉन्यूमेंट वहाँ पे है, वो दाचा तो तोड़ दिया उन्होंने, वो नहीं बचा वहाँ पे। लेकिन ये दाचा विला में वो रात को 10 बजे के आसपास एंटर करते हैं। और पहली बात तो ये कि वहाँ भारत के, आप कह सकते हैं कि आधी सरकार वहाँ बैठी हुई थी हमारी, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, मतलब सारे ही बैठे थे वहाँ पे। तो हमारे पास में कईयों के अकाउंट अवेलेबल हैं, खासकर मैं ध्यान कि विदेश मंत्री ने क्या बोला, स्वरण सिंह जी विदेश मंत्री थे, YB चौहान रक्षा मंत्री थे मेरे ख्याल से, या गृह मंत्री, वो भी थे वहाँ पे। तो ऐसे करते करते उसमें फिर जो हमारे जो होम सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने बाद में किताबें लिखी हैं 90s में जाकर के या 80s में, तो वहाँ से अकाउंट अवेलेबल है। सभी लोगों ने ये बात बोली है कि शास्त्री जी उस टाइम पे आप जो बिल्कुल खुश मिजाज थे और नॉर्मल जैसे थे वैसे थे, कोई ऐसा उनको झटका लगा ऐसा करके ऐसा कुछ उनका नहीं था, वो बड़े खुश मिजाज थे और बड़े जैसे वो एनर्जेटिक थे वैसे के वैसे थे। तो किसी को लास्ट मिनट तक कोई उनकी शक्ल से कोई की प्रेशर में हो, कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। वो आदमी बिल्कुल धरातल से उठ करके प्रधानमंत्री देश का बना था, पहला प्रधानमंत्री जो गरीबी में पैदा हुआ है, बिल्कुल सर पे पिता नहीं है उनके, इकलौती माँ ने बच्चों को बड़ा किया, जिसको बच्चे को स्कूल में जाने के लिए गंगा जी क्रॉस करनी पड़े रोज, तो आप बोलो क्या उसका अंदर जिगरा होगा। उस लेवल पे निकल करके वो आदमी देश का गृह मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, तो वो दिल का कच्चा आदमी नहीं था। ठीक है, वो देखने में लगता है कि वो बड़े वो थे, ठीक है, वो देखने में थे बड़े अच्छे थे, लेकिन मजबूत आदमी थे। कद काठी उनकी छोटी थी, लेकिन वैसे वो बहुत बड़े विशाल थे। अयूब खान
इसी चक्कर में तो गच्चा खा गया था, हाँ, वो लगा कि मैं फौजी हमेशा आदमी हूँ, अपमानित करता रहता छोप था हाँ कि अरे तो छोप कदम ही पूरा नहीं है। 6.5 फुट का हूँ, वो ये 5 फुट से नीचे के, लेकिन वो उनका शास्त्री कद बहुत बड़ा था उस मामले में। तो ये था, तो ये वापस आते हैं तो वहाँ पे तो ये जो बाकी जो डेलीगेशन था, जितने ये होम सेक्रेटरी मंत्री थे, वो तो एक होटल में ठहरे हुए थे, इंडियन टूरिस्ट होटल था वहाँ पे। दाचा के अंदर उन्होंने 5-7 आदमी के रहने का इंतजाम किया। तो उसमें जो मेन जो आदमी आप कह सकते हैं कि एक तो लाल बहादुर शास्त्री, एक उनका अटेंडेंट था पर्सनल बहुत टाइम से, और एक डॉक्टर चुग उनको, क्योंकि उस टाइम पे ये एसपीजी भी नहीं थे, कपूर साहब थे जो अपने आईबी के जॉइंट सेक्रेटरी वो थे। उस टाइम एसपीजी नहीं बना था, तो वो जॉइंट डायरेक्टर थे आईबी के। और रामनाथ जो अटेंडेंट था। और ये लोग काफ़ी टाइम से, स्पेशली रामनाथ, उनको बहुत टाइम से उनके साथ में अटैच था, वो खाना बनाना, ये करना, वो करना। और वहाँ पे ऊपर रशियन कुक थे, एक हमारा जो भारत की एम्बेसी जो थी उस टाइम पे, हमारे एम्बेसडर साहब थे टी एन कॉल। और कॉल जो ऑफिशियल उनका जो कुक था मोहम्मद जान, वो भी वहाँ पे था, तो खाना बनाने का काम उसके हाथ में था, और पर्सनल देखने के लिए आपने ये थे। तो ये जो घटनाक्रम ये घटता है कि ये रात को 10 बजे के आसपास में शास्त्री जी वहाँ पे आते हैं। तो उनको सवाल पूछा जाता है, ये पूछते हैं अपने उनके जो अटेंडेंट हैं कि आपको कुछ खाना खाना है। तो पहले उन्होंने मना किया, नहीं मुझे नहीं खाना, मैंने कुछ खा लिया था वहाँ पे। कहता नहीं चलो मुझे कुछ छोटा मोटा बनाओ। तो उन्होंने फिर वो गया ऊपर, तो आलू पालक की सब्जी मेरे ख्याल से उन्होंने बना करके उनको रात को सर्व किए। फिर वो जो आपने बोला कि रात को 10 बजे के आसपास में 10-20 पे फ़ोन आया दिल्ली से। आजकल तो सीन हो रहा है, उस ज़माने में बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता था। तो ये सुनने वाले वहाँ पे जो अफसर थे उन्होंने सुना है। तो शास्त्री जी नहीं थे उस पर, लेकिन उनको मालूम था कि उनके सामने बात हुई थी। तब उन्होंने बात करते करते पूछा भी क्या रिसेप्शन क्या है देश में लोगों में। तो उनको बताया गया कि वहाँ पे कुछ लोग ओवरऑल ठीक है, लेकिन कुछ लोग अटल बिहारी वाजपेयी का क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वट। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आऊँगा तो लोग को समझा दूंगा, ऐसा उनके। तो ही वॉज रिलैक्स, ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर करते करते ये जो सरकारी अफसर का फ़ोन आता है, उसके बाद में उनको फिर परिवार के लोगों से फ़ोन आता है। तो परिवार के लोगों में उनके जो ही वॉज ट्राइंग टू टॉक टू हिज वाइफ ललिता जी, लेकिन ललिता जी से बात हो नहीं पा रही थी कि वो कनेक्शन बहुत पुराने ज़माने के बहुत ख़राब होते थे, आवाज़ क्लियर नहीं थी। तो उन्होंने अपने सन इन लॉ से बात करी, वी के सिंह से। तो उनसे उन्होंने ये सवाल पूछा भी क्या है लोग। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ओवरऑल ठीक है। कहता मैं आके लोग को बता दूंगा। और वहाँ पे एक अलग अलग थ्योरी है, लोगों ने बोला कि उन्होंने कहा कि मैं बड़ी खबर लेके आ रहा हूँ, तो लोग समझ जाएंगे जब आने के बाद, मेरे आने के बाद। तो उसके बाद प्रोग्राम ये था कि उसके अगले दिन उनको वापस आना था भारत में। ये बात है रात को, ये करते करते रात के ये 10 जनवरी के 12 बज जाते हैं, और 11 जनवरी को वापस उनको भारत वापस पहुंचना था। और उसी टाइम पे एक 2-3 मीडिया के कर्मी वहाँ पहुँचते हैं रात को 12 बजे के आसपास में, और वो परमिशन मांगते हैं, और शास्त्री जी की फ़ोटो और वीडियो ली जाती है। अगर आपको मिल जाएगा कि शास्त्री जी अपने कमरे में टहल रहे हैं। अच्छा, वो अवेलेबल, वो बिल्कुल उनके मरने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले का, रात के 12 बजे का। तो इनफैक्ट उनके मरने के बिल्कुल पहले की फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, क्योंकि वो वीडियो में है, फिल्म है। प्रेम वैद्या जी बहुत जाने माने थे, बड़े बाद में बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बने, उन्होंने ही वो शूट किया था, और बाकी और भी लोग जर्नलिस्ट वहाँ पे थे 1-2। तो ये उनका रात को ये हुआ करके। फिर उसके बाद जो वर्जन, बिकॉज हमारा वर्जन, हम कहानी किसके बेस से बनाएंगे। देखिए मेरे में, आपको पता है, आपने मेरे से लंबी चौड़ी बात की कि हम लोग पत्रकार लोग हैं, हम लोग किसी कहने पे नहीं चलते। मैं तो सोर्स पे जाऊँगा। तो ऑथेंटिक सोर्स कौन है कि वो जो 4-5 लोग जो वहाँ बैठे थे वो सोर्स है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने घटना घटी। उसके बाद भारत सरकार ने क्या स्टेटमेंट दी, या तो ये इसी के बेस पे आप क्वेरी बनाएंगे ना। जिस आदमी को डायरेक्ट नॉलेज है वही बताएगा, कोई थर्ड पर्सन बोलेगा मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। तो जो ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया बाद में, या जो रिकॉर्ड पे निकल के आ रहा है, जो 2-4 रिकॉर्ड हमको मिले हैं उसके बारे में, ये करते 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 रात को फिर वो कोई 12:30 के आसपास की बात है कि उन्होंने रामनाथ को बोला कि तू चला जा कमरे से, हो गया, कमरा लाइट बंद कर दे। वो चला गया, और डॉक्टर साहब सो गए, चुग साहब, और जो बाकी जो लोग थे, जगन्नाथ सहाय और एमएन शर्मा और वो सब बैठ के सामान पैक करना शुरू कर दिया करके। तो उन्होंने बाद में वर्जन दिया कि रात को ये लोग सामान पैक करके ये सोने लगे थे, ये सहाय और शर्मा, कि एकदम से उनको आवाज़ एकदम से आई। तो देखा तो शास्त्री जी खड़े हुए दरवाजे पे, उनके कमरे के दरवाजे पे। ये क्या हुआ, इस रात को एकदम से क्यों खड़े हो गए? बोला डॉक्टर बोल के एकदम से मुड़ गए। दे अंडरस्टूड दिस समथिंग रॉन्ग। एकदम से झटके से जाके कपूर साहब जो आईबी का, उसे पकड़ लिया, पकड़ो। और वो दूसरा बंदा भागा, में का सहाय ऊपर भागा, वो 2nd फ्लोर था उसका, 1st फ्लोर था, कि डॉक्टर साहब को बुला के ला।
और ये जब उनको पकड़ के एकदम से जब तक लाए लेकर गए तो वो खांसी शुरू कर दी उन्होंने बहुत ज़ोर से, और करते करते उन्होंने जब तक उनको बिस्तर में लटाया उनको बहुत जोर के चेस्ट में दर्द, जैसे हार्ट अटैक के टाइम पे लोगों को होता है। शास्त्री जी हार्ट के पेशेंट थे, उनको ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक आ चुके थे, और लेकिन उनका आने से पहले पूरा चेकअप हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ही वॉज कम्प्लीटली फिट बाय द टाइम ही केम टू ताशकंद। बट लेकिन हार्ट अटैक किसी को कहीं भी आ सकता है, उसमें तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हार्ट के पेशेंट वो थे। ये हुआ और वो लेकर आए, तो फिर वो डॉक्टर साहब आए उनके पास में, और उन्होंने जो देखा, जो उन्होंने को लगा कि, तो उन्होंने बोला कि बाबूजी आपने मेरे को समय नहीं दिया। तो शास्त्री जी को तो लोग सब बाबूजी बोलते थे, घर वाले भी और स्टाफ वाले भी, कि आपने मेरे को समय नहीं दिया। वो रो पड़ा कि इट्स टू लेट। तो बस वो ओ मेरे राम, ओ मेरे बाप, पिताजी को भगवान राम को याद करते करते वो चल बसे। तो ये एक सरकारी वर्जन, या ये जो वर्जन वहाँ के लोगों ने बताया, इस तरह से डेथ हो गई। और उसके बाद एक एक करके अयूब खान आए, रूस के जो नंबर 2 जो थे वहाँ पे, किसिगिन, वो जो पूरा का पूरा देख रहे थे, पूरा इंतजाम पूरा उन्होंने ही पूरा समझौता कराया। तो वो सारे के सारे आ गए, पत्रकार आ गए, बाकी लोग आए। वो फिर वो करते 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 फिर भारत में खबर फ्लैश हो गई दुनिया में धीरे कि वो नहीं रहे। सुबह के टाइम पे उनको, उनकी बॉडी को फिर उन्होंने सुबह 9:30 बजे के आसपास में भारत लेकर आए। टाइम लगता है, ये वो टाइम था नहीं, मेरे से 2:30 बजे के आसपास वो बॉडी यहाँ लैंड करी दोपहर को। और उसके बाद में उनको फिर ले गए यहाँ से। बहुत लोगों को याद है कि पूरी दिल्ली आ गई थी देखने के लिए, कि लोगों को बड़ा झटका लगा। अभी 2 साल पहले पंडित जी गए थे, अभी एक नया आदमी प्रधानमंत्री बना है, वो भी शास्त्री जी, देश अच्छा चल रहा है, सडनली वो भी चले गए, तो लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा। और ये जो आजकल जो 10 जनपथ है, ये शास्त्री जी का ऑफिस था। इनफैक्ट वो जो उनका जहाँ म्यूजियम बना है, मेरे ख्याल से मोतीलाल नेहरू मार्ग कहते हैं, नंबर 1, ये और 10 जनपथ कोठियाँ मिली हुई थी आपस में, उनके बीच में रास्ता भी था, कॉरिडोर था, अभी नहीं है, तोड़ दिया उन्होंने। तो ये जो आजकल 10 जनपथ है, वो लाल बहादुर शास्त्री का ऑफिस था, और उसके साथ वाली जो कोठी थी वहाँ वो रहते थे। अच्छा। और वही आजकल उनका म्यूजियम बना हुआ है यहाँ पे। ये बॉडी को लाके, ये मुझे पता नहीं कि 10 जनपथ पे बॉडी रखी है कि यहाँ रखी है उनके ये जो पंडित मोतीलाल नेहरू भवन में, तो यहाँ रखा। और करते 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 इधर, तो बेसिकली ये मोटा मोटा ये हुआ था। सर्कमस्टेंस लीडिंग घटना घटी, और इसके 4-5 आदमी इसके गवाह थे, एम एन शर्मा, कपूर साहब, वहाँ क्या हुआ। हाँ, तो इसके बाकी ये सब लोग जो आप जो बात कर रहे हैं, चाहे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों, चाहे हमारे मीडिया के लोग हों, ये लोग सब मरने के बाद पहुंचे। तो इस घटना के जो मेन गवाह हैं, ये 4-5 आदमी हैं, ठीक है, जिसमें ये डॉक्टर चुग जो है, आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो डॉक्टर था, उसने इलाज किया। हाँ। और जब वो उसको लगा कि ये काम नहीं हो पाएगा, तो कुछ रशियन डॉक्टर्स भी वहाँ पे आए थे, अच्छा, देखने के लिए। हाँ, यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब मैं सीधा यहाँ नहीं आना चाह रहा कि दिल्ली में क्या हुआ, उनकी पत्नी पहुंची, उनकी कुछ शिकायतें थी जब उन्होंने शव को देखा, वहाँ नहीं। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि जब रात को ये पता चला होगा, सोवियत यूनियन में भी फ़ोन गए होंगे, मॉस्को भी गए होंगे कि ये घटना घट गई है, और दुनिया के हर देश तक खबर गई होगी, अमेरिका भी बहुत ध्यान से देख रहा था इस समझौते को, तो कोई कोशिश हुई उस रात कि क्या ये एक सामान्य मौत है, प्राकृतिक, या कुछ असामान्य है? वहाँ कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे अभी वो एक बात का मुद्दा है कि जो फिलहाल उसको कॉन्टेक्स्ट में बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे शास्त्री जी के परिवार के लोगों ने बताया कि उनको पहला जो फ़ोन आया था, उसमें इन्होंने बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहला उनको ये इंटीमेशन इनको ये हुआ। और जब वो नहीं, बाद में फ़ोन आया कि नहीं रहे। वहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग है। वहाँ पे ये कहते हैं कि वहाँ पे जो हमारे होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने फ़ोन किया है राष्ट्रपति भवन में। वहाँ फ़ोन तो शायद उठा नहीं, फिर उन्होंने गुलज़ारीलाल नंदा जी को फ़ोन किया था। तो ऐसे ऐसे रात को ही मतलब न्यूज़ ब्रेक हो गई थी, लेकिन वो ज़माना न्यूज़ ब्रेकिंग का था नहीं उस टाइम पे, तो किसी को पता नहीं। रात को 2-2:30 बजे आप कह सकते हैं कि परिवार के कुछ लोगों को मालूम चला, और वहाँ पे वो लोगों को मालूम चला। लेकिन ये जो भारत में अब ये चक्कर है कि ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी उस टाइम पे घटी। भारत में आने के बाद जब उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया, तो वहाँ पे लोगों को थोड़े शक शुबा होने शुरू हो गए, ठीक है। और सरकार का रवैया, या सरकार का जो इसमें मतलब इसकी हैंडलिंग बहुत ख़राब हुई है। इसकी सरकारी वर्जन जो है वो बहुत सी बातें छुपा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बातें छुपाई। वहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि जब इनको पहली बात तो जब बॉडी लाई गई यहाँ पे इनकी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे शास्त्री जी के परिवार के लोगों को शव को देखने नहीं दिया उन्होंने। दे वर ट्राइंग टू कीप देम अवे। इनफैक्ट बाद में कंप्लेन की उनकी वाइफ ने कि जब उनको शव को स्नान के लिए लेकर जा रहे थे, तब भी हमको नहीं पास आने दे रहे थे। तो जब उन्होंने आके देखा, उन्होंने
परिवार के लोगों ने, उनके शास्त्री जी के बड़े खास फॉलोअर्स ने और लोगों ने, तब उनको वो दिखाई दे कि शव में वो पूरा बहुत नीला पड़ा हुआ है और प्रॉब्लम है, आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। तो उन्होंने फिर वहाँ पे, उनके बड़े लड़के थे हरिकिशन शास्त्री जी, सबसे बड़े लड़के शास्त्री जी, अब नहीं है, तो उन्होंने बोला कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है और शरीर जो है, अगर आप कह रहे हैं एक आदमी की डेथ हुई है हार्ट अटैक से, तो शरीर की हालत तो लग नहीं रही है हार्ट अटैक वाली, तो उस पर पोस्टमार्टम की बात की, तो उनको मना करा कि आप इसको चुप रहो, इससे देशों के हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो ये बात को उन्होंने रफा दफा करके दबा दिया करके, और सरकार ने उस दिन से यही स्टैंड लिया कि ये नेचुरल डेथ है। लेकिन करते करते करते, जैसे कहते हैं ना कि उस ज़माने में, आज वो तो था नहीं सोशल मीडिया, तो लेकिन ग्रेप वाइन में बात होती थी, तो उसके 16 फरवरी के आसपास में पार्लियामेंट में ये मुद्दा उछला पहली बार, और वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया पहली बार। अटल बिहारी वाजपेयी को थोड़ा दुख भी था कि मैंने क्रिटिसाइज़ किया उनको कि आपने हाजीपुर वापस कर दिया, तो थोड़ा सा ये भी था कि जाने से पहले मेरे मुंह से शब्द निकले और उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने एक बात उछाली, और वो ये बात, वहाँ से ये बात बढ़नी शुरू हो गई। तो उन्होंने 2-3 मुद्दे शास्त्री जी ने, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी ने उछाले, और लोगों ने भी उछाले, बट पहला मेरे ख्याल से वक्ता वाजपेयी जी थे। शास्त्री जी हार्ट के पेशेंट हैं, ये आपको पता है, 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। अगर एक आदमी को हार्ट अटैक की नौबत आती है, उसको चलना नहीं चाहिए, क्योंकि चलेगा तो वो तो बिल्कुल ही हार्ट प्रेशर पड़ेगा। इनफैक्ट वो जो शास्त्री जी चले हैं ना, उस चलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अगर वो बिस्तर में लेटे रहते, वहीं बुला लेते फ़ोन डॉक्टर पे, डॉक्टर कुछ कर लेता। तो उन्होंने कहा कि वो उनको आना क्यों पड़ा वहाँ पे बिस्तर चोट करके, वो खुद क्यों आने, फ़ोन नहीं था कमरे में क्या? तो ये बात मुद्दे पे वहाँ पे निकल गया कि फ़ोन कमरे में कहाँ था, फ़ोन नहीं लगाया आप लोगों ने करके। बाकी लोगों ने बोलना शुरू किया, राजनारायण ने बोला और लोगों ने बोला। तो सरकार ने के बिहाफ पे विदेश मंत्री ने, स्वरण सिंह जी ने जवाब दिया। तो उन्होंने उस टाइम पे जो बात बोली, और जो मेरा मानना है कि पहला आपका रेड फ्लैग है, इन्होंने बोला कि उनके स्वीट में 3 फ़ोन लगे हुए थे, और उनको मालूम था इसके बारे में कि एक इंटरनेशनल कॉल के लिए है, लोकल कॉल के लिए, और एक जो है एक फ़ोन ऐसा कि उसको आप उठाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली चुक साहब के घंटी बज जाएगी। अच्छा, हॉटलाइन टाइप बन जाएगा। कहते हैं पता नहीं क्यों उन्होंने यूज़ नहीं किया, शायद उनको लगा किसी को तंग ना करूँ, उनको मालूम था, उन्होंने पहले ही यूज़ किया था करके। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तो आप बात कर रहे हैं सन 66 की, आज के दिन के अंदर भी अगर मैं जाके किसी को बोलूं कि वो स्वीट क्या होता है, तो आधे लोगों को यही नहीं पल्ले पड़ेगा। स्वीट का मतलब कोई मिठाई होगी, है ना, हमें तो स्वीट का, तो स्वीट का मतलब ये मिठाई वाला स्वीट नहीं है, ये SUIET जो फ्रेंच वर्ड है, ये वो स्वीट है, उसकी प्रोनाउंसिएशन स्वीट होती है, बट उसके स्पेलिंग स्वीट जो होता है। आपको पता है कि होटल के अंदर एक ऐसी जगह हो जहाँ पे एक कमरा, कमरे के साथ में एक और कमरा अटैच्ड हो, 2-3 कमरे, उससे स्वीट कहते हैं। बिल्कुल। तो जब सवाल उन पे एलिगेशन ये लगा कि उनके कमरे में फ़ोन नहीं था, तो सरकार ने बोला स्वीट में फ़ोन था। तो इन्होंने शब्दों का वो हेरफेर करा वहाँ पे, तो आप मिसलीड कर रहे हैं। ये बाद में लोगों ने उनको बहुत उल्टे से बोला कि आपने क्यों झूठ बोला कि कमरे में, आप बोलते कमरे में फ़ोन नहीं है, आपने बोला स्वीट में फ़ोन था, क्योंकि ज़्यादातर जनता का मालूम नहीं कि स्वीट का मतलब क्या होता। अब हो स्वीट में फ़ोन कहीं भी, बात तो ये थी कि उनके पास फ़ोन पास में नहीं था, और अगर वही था कि अगर मेरे से, अगर प्रश्न पूछने वाले की मंशा भी यही रही होगी पूछना कि उनके आसपास फ़ोन नहीं था क्या, तो आपने कहा स्वीट में था। स्वीट में था। अब स्वीट में कि अगर वो आदमी चल के 8 कदम जाके फ़ोन करेगा, तो वो 16 कदम में जाके डॉक्टर को खुद बुला लेगा। यही बात, सही बात है, जो कि मारने के तो 8 भी काफ़ी था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ये मिसलीड करा है। तो वो डिबेट वहाँ पे ना, आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पे थोड़े सवाल पूछे, लेकिन वो डिबेट नहीं चल पाई। उन्होंने आंसर दी कि कुछ नहीं, क्यों आप बोल रहे हैं, बेकार में कोई चीज़ नहीं, ख़त्म हो गया। ये खबर जो बाद में बड़ी है, आप कह सकते हैं कि जिस रीज़न से ये केस उछला था, उसका कारण ये था कि थोड़े समय बाद, उस ज़माने में आपको याद होगा एक ब्लिट्स नाम की मैगजीन आती थी, टैबलॉइड आता था, बिल्कुल, अभी भी था बहुत टाइम पे, रूसी करांजी जी लाते थे करके। तो ब्लिट्स जो था वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता था। तो ब्लिट्स में एक उन्होंने शास्त्री जी की तारीफ़ करते हुए कुछ उन्होंने लिखा, सभी लोग लिख रहे थे, उन्होंने एक लेटर की फ़ोटोकॉपी छापी उसमें, और ये लेटर शास्त्री जी ने अकॉर्डिंग टू देम ब्लिट्स को भेजा था अपने जाने से कुछ दिन पहले। मेरे ख्याल से वो 6 तारीख को चले गए थे यहाँ से, ये 3 तारीख का लिखा हुआ लेटर है। और उसमें उन्होंने उस लेटर को फिर से उन्होंने डाला, इन्होंने 1966 में कहीं जा करके, और ये बोला कि ये देखो, ये आदमी जो है दुनिया में शांति लाने की और शांति की इच्छा में वहाँ गया था, और वहाँ जाके चल बसा, लेकिन उसकी इच्छा शांति लाने की थी, वो शांति लेकर के आ गया। तो ये उनकी आखिरी, उनका एक पूरी देश के लिए और पूरे हमारे पूरे जो चाहते थे वो हो गया, वो इस लेटर में उन्होंने आखिरी वक्त पे लिखा है। हाँ, ऐसे कुछ करके, और ये करके ये उन्होंने ऐसा बना के डाल दिया।
उसके 1 साल बाद की बात है, सन 67, क्योंकि पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई इस केस में, बहुत थोड़ी सी हुई है, किसी को पता नहीं चला। इस पे आ जाऊंगा, लेकिन आप 2-3 प्रश्न कह रहे थे दरअसल। एक तो यही था स्वीट में कमरा, सॉरी स्वीट में फोन था या नहीं था, और भी कुछ और प्रश्न? भी सवाल थे, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अच्छा, ठीक है। ये हाँ, निकल मुझे लगा ये आप कहीं बोलना है। हाँ, ठीक है, ठीक वो क्योंकि उसकी डिबेट पे आएगा वो सवाल, ठीक अगले है, में आ जाएंगे। ठीक इसमें है, ये ठीक। था कि 1 साल की ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हम्म। और ये भी सवाल सरकार पे खड़े करता है हम्म। कि उसके बाद में 1 साल के बाद में एक पेपर आता था, मार्च ऑफ नेशन, टैबलॉइड था उस जमाने में। अच्छा। आज के ज़माने में तो धमाल बच जाता अगर ये चीज़ें होती ना ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक पे, तो और इस पे यूट्यूब पे। तो मार्च ऑफ नेशन को चलाने वाले थे रूसी मोदी, हाँ, सॉरी हाँ। नो रूसी क्रांति, ये पीलू मोदी, पीलू मोदी। रूसी मोदी तो वो हो गया, गलत हो गया नाम, ये पीलू मोदी। हम्म। पीलू मोदी जो थे वो भी पारसी थे, जैसे करांजे जी थे, ये पारसी थे, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, सब रिसोर्सफुल बड़े लोग थे। सोर्सफुल आदमी थे, बड़े हाँ। आदमी थे। इनकी वाइफ अमेरिकन थी, तो इनको लोग बोलते थे CIA का एजेंट है। लेकिन ये था कि ही वॉज नॉट प्रो रशिया, ही वॉज प्रो अमेरिका। ऑब्वियसली वो अमेरिका से पढ़े लिख के आए थे, उनकी वाइफ अमेरिकन थी, तो ऑब्वियसली वो अमेरिका को गाली दे देंगे नहीं। लेकिन वो ही वॉज लाइक, तो उसने क्या किया कि उसने कोई एक फॉरेन का एक मीडिया था, बैरूत का न्यूज़पेपर, उसके किसी जो दिल्ली के जो वहाँ पे की जो स्पोक्स पर्सन, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव संवाददाता रहे हैं, उनका कोई लेख छपा बैरूत के अंदर, वो उन्होंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया उन्होंने अपने पेपर में, ठीक है। और उन्होंने अटैक किया ब्लिट्ज के ऊपर। उसने कहा जी ये आदमी है, और इस लेटर इसने ये लिखा, उसने ये बात बोली है कि उसको पता लगा अंदर से कि रूस ने भारत को गच्चा दिया इस पूरे केस में। उसमें 3 बातें उन्होंने बोली, जिसमें एक बात, पहली बात ये थी कि ये जो भारत को रूस ने नकली घटिया क्वालिटी के हथियार सप्लाई किए थे, और जो लड़ाई में हमारे चले नहीं थे हमारे। दूसरा एलिगेशन लगाया कि ये पूरा ताशकंद में जो पूरा का पूरा ये सब जो हुआ है, ये कोई भारत पाकिस्तान के लिए नहीं किया, वो रशिया वाले अपनी दुकान चला रहे थे। पावर शो है उनका, वो उनका था, वो उनकी डिप्लोमेसी का शो था। आप उसमें सेकेंडरी थे, आप उसमें प्लेयर थे, आप उसमें कोई मेन प्लेयर नहीं, आप उसमें से पार्टिसिपेंट थे। तीसरा जो बात बोली कि ये जो लेटर जो ब्लिट्स में छपा है वो नकली लेटर है, फॉर्जरी हुई है। ये सिर्फ एक भारत में माहौल क्रिएट करने के लिए ये लेटर को, नकली लेटर को डाला गया। तो ये मजाक नहीं है कि इस तरह का एलिगेशन लगे कि एक लेटर छपे प्रधानमंत्री के साइन किए हुए, प्रधानमंत्री के लेटर हेड पे या वटेवर जो है, आखिरी और वो नकली लेटर नकली है। तो इसको लेकर के वहाँ बवाल मच गया, ठीक है। जब बवाल मचा तो करते 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 एक बात निकल के आई, और ये उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी आदमी ने वो लेटर छापा है, उसको ये पता है कि मैं प्रधानमंत्री के नाम का नकली लेटर छाप रहा हूँ उनके जाने से पहले, और प्रधानमंत्री आने के बाद मेरे को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप किसी छोटे मोटे बंदे का लेटर फॉर्जरी करो तो समझ में आता है, प्रधानमंत्री का लेटर फॉर्जरी करोगे, उनका झूठा नाम तो प्रधानमंत्री छोड़ेगा नहीं, आपको आगे देखेगा। तो उन्होंने ये मतलब निकाला कि जिस भी व्यक्ति ने, एंटिटी ने ये लेटर को फॉर्ज किया, उनको शायद ये मालूम था कि आदमी वापस नहीं आया। छपा तो ब्लिट्स में ही था। तो उनका एलिगेशन ये था कि ये KGB के लोगों ने किया, और उनको मालूम था कि वापस नहीं आएगा, इसलिए ये लेटर क्योंकि आपकी हिम्मत कैसी हुई लेटर छापने की नकली प्रधानमंत्री के बारे में? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आगे पूछेंगे ना भाई ये लेटर किसने छापा है, लेटर मेरा नहीं है। तो छोटे मोटे आदमी का समझ में आता है, प्रधानमंत्री का लेटर को फैब्रिकेट करोगे, प्रधानमंत्री पूछेगा नहीं, आपसे सवाल नहीं करेगा, डंडा करेगा आपको आकर के। तो उसका मतलब उन्होंने ये इंप्रेशन निकाला कि जिसने भी लेटर छापा है उसको शायद कहने के मालूम है कि प्रधानमंत्री होंगे नहीं क्वेश्चन करने के लिए। ये बात फिर पार्लियामेंट में चलेगी, और पार्लियामेंट में लोगों ने सवाल पूछना शुरू की कि भाई ये लेटर असली कि नकली है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, पूछो कुछ। मौत हुई है 66 में, और महीना है जनवरी का 10 तारीख आप बता रहे थे। 11 तारीख की सुबह 1 बज के आसपास। लेटर छपा कब है? लेटर छपा है, लेटर जो दिया वो जो ये उसी जनवरी के महीने में थोड़ा दिन बाद, अच्छा, ब्लिट्स के एडिशन में और जाने के बाद। और ब्लिट्स का ये कहना है कि ये जस्ट उसके पहले लेटर में से 3 उनके जो लेटर में जो डेट दी है वो 3 जनवरी की दी हुई, ठीक है। तो उन्होंने कहा शास्त्री जी ने जाने से पहले मेरे को लेटर भेजा। ब्लिट्स वालों का कहना है, हाँ, क्योंकि लेटर में 3 तारीख की डेट है, उनका शास्त्री जी के साइन दिए। ठीक है, ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि ये झूठा लेटर है। ठीक। जब पार्लियामेंट में बात पहुंची तो उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट, ये तो गवर्नमेंट तो आराम से बता देगी कि अगर ये लेटर भेजा प्रधानमंत्री का, तो वहाँ एक तो उनके पास में उसकी कॉपी रखी जाती है। तो वहाँ बड़ी कमाल जाती है बिल्कुल। तो कमाल की बात ये हुई कि जब सवाल पूछे गए, उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये बहुत सीरियस मुद्दा है, अगर आप आज के दिन में कोई प्रधानमंत्री का लेटर फैब्रिकेट कर दे तो बवाल मच जाएगा, वहाँ भी मचा था। तो उन्होंने बोला कि आप प्रधानमंत्री का ऑफिस को क्लैरिफाई करें, क्या इस पर इंक्वायरी हुई है? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दी, कहती इसमें हमें कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया। तो ये एक बड़ा सस्पेक्टिंग सस्पिशन वाला उनका बिहेवियर गवर्नमेंट का दिखाई दे रहा था। आप ये कह रहे हैं
कि अगर 3 तारीख का लिखा लेटर ब्लिट्स तक पहुंचा है तो जिसने भी लिखा या पहुंचाया उसे ये पूरा पता था कि कि वापस नहीं आएगा, 10-11 तारीख में कुछ खेल हो जाएगा खेल और हो वो जाएगा लौटने नहीं वाले हैं। हाँ ये लेटर रिलीज कर दिया उसने पहले ही। बिल्कुल। तो ये एलिगेशन अब वो लगा, गलती से किया कैसे किया पता नहीं। ये एलिगेशन था। ओके, और उन्होंने पार्लियामेंट में पूछा कि आप क्लैरिफाई तो करो कि लेटर फैब्रिकेशन है कि मना नहीं है। कर दिया। प्रधानमंत्री ने खुद, इंदिरा गांधी ने मना कर दी कि मैं इस पर कोई इंक्वायरी नहीं जिस तरह मौत की जांच मना कर दी थी, हाँ, उस तरह फिर ये फिर लेटर की मौत जांच भी की मना जांच हो की गई। बात जो है फिर उछलनी करते 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 हुआ क्या कि जैसे जैसे उसी टाइम पे 1967 के बाद से नेताजी वाला केस गर्म होना शुरू हो गया, और करते 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 1970 तक आते आते सुभाष बोस की डेथ पे इंक्वायरी कमीशन डिक्लेयर कर दी गई। तो जो लोग नेताजी की डेथ की बात कर रहे थे उनको लोगों ने बोला भी शास्त्री की भी इंक्वायरी करवाओ, साथ में और करा उसमें से काफ़ी लोग कंबाइन हैं दोनों में। तो वो करते 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 साल 1970 के अंदर इस पूरे मुद्दे पे लेकर के पार्लियामेंट में 2-3 बार चर्चा हुई है। जो शास्त्री जी की डेथ के बारे में ये फाइनल चीज़ है, क्योंकि इसके आगे की चर्चा नहीं हुई ना पीछे चर्चा हुई ढंग से, ये थोड़ी चर्चा ढंग से हुई थी और सरकार ने जवाब दिया, 14-15 पन्ने का एक आंसर दिया है। तो एक ये दिस इज ऑल यू हैव, अनलाइक द नेताजी की जहाँ आपके पास में 2000 फाइलें पड़ी हैं, यहाँ इतनी कुछ मटेरियल नहीं है, बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है। तो वहाँ पे करते करते जो आपका सीक्वेंस जो आपका जो था कि एक और जो चीज़ निकल के आई कि उसमें कई लोगों ने अच्छा सारी पार्टी के लोगों ने हिस्सा लिया, इसमें सिर्फ बीजेपी सारी भारतीय जनसंघ या ये लोग नहीं थे, सब ने हिस्सा लिया। हाँ, लेकिन ये क्लियरिटी है कि कांग्रेस के लोग उसके फेवर में नहीं थे ज़्यादातर। एक दो एक्सेप्शन थे कि जैसे एक महावीर प्रसाद भार्गव जी थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने बहुत बढ़िया सवाल पूछे। तो वहाँ पे कई लोगों ने, चाहे अडवाणी जी हों, चाहे वाजपेयी जी हों, राम मनोहर लोहिया हों, जब और काफ़ी लोग हैं, इन लोगों ने अलग अलग सवाल रेज किए। तो मोटा जो ये ऑपोजिशन लोग की जो लोग थे, उनका जो डाउट आ रहा था और उनका जो उंगली थी, उन्होंने मोहम्मद जान को लपेटे में लिया इस पूरे केस में कि ये जो कुक था इसने कोई दूध का गिलास दिया, इंडियन एम्बेसी का कुक, इंडियन एम्बेसडर का कुक जाता, तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था वो, तो इंडियन एम्बेसडर से अटैच था वो, पहले किसी और एम्बेसी में था, तो भारत सरकार का एम्प्लॉय था, बट ही वाज अटैच टू दी एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रशिया विच इज़ TN कॉल, तो नोकी नॉट कॉल। तो ये इन्होंने सवाल पूछने शुरू किए और इन्होंने कहा कि ये मोहम्मद जान का क्या, इसका कुछ रोल है, लोग इसका नाम ले रहे थे। दूसरा ये कि उन लोगों ने बोला कि शास्त्री जी के रहने का जो अरेंजमेंट था उससे जो सिक्योरिटी वाले खुश नहीं थे, और ये इनको क्यों ठहराएगा यहाँ पे, इनको आपने क्यों अलग करवाया इनको को। तो लोगों ने ऐसे एलिगेशन लगाया कि ऐसे हमको सूचना मिली है कि इनको एकदम से बदला गया और ये आदमी को डाला गया वहाँ पे, ये मोहम्मद जान वहाँ नहीं होना चाहिए था लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसको एंट्री करवाई गई। तो इस तरह के अलग अलग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एलिगेशन लगाए। फिर एक उसमें एक एलिगेशन जो लगाया महावीर प्रसाद भार्गव जी ने कि रूसी गवर्नमेंट को उनकी डेथ होने के बाद शक हुआ था कि इसको जहर की बात हुई है, तो उन्होंने भारत सरकार को पोस्टमार्टम की ऑफ़र करी है, जो आप लोगों ने इसका, तो सरकार ने इन सब के आंसर दिए और सरकार ने अब बोला नहीं ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, और ये जो शरीर काला वाला हुआ था तो उनकी बॉडी का उन्होंने उसमें कुछ प्रिजर्वेशन करने के लिए कुछ लिक्विड डाले, ये उससे ख़राब हो गया, और कोई उन्होंने रशिया ने हमसे कोई डिमांड नहीं करी पोस्टमार्टम की, और ये सारी कहानियाँ बेकार की। और मोहम्मद जान का हमने रिकॉर्ड चेक कर लिया, उसमें कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो ये कह के सरकार ने इस पूरे केस को रफा दफा कर दिया, मतलब ये डिस्कशन खत्म होगी, और 70 के बाद कभी ये केस बाहर निकल के नहीं आया। ओके, आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में सरकार ने जवाब दिया और कोई अगर चाहे तो पार्लियामेंट के डिबेट्स में जवाब पढ़ सकता हाँ, डिबेट पढ़ सकते हैं। तो डिबेट में, और मैं डिबेट में इसलिए देखा था कि इस पूरे केस में फिर जो, क्योंकि अब जो इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आने शुरू हुए, वो आने शुरू हुए बात के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न ये तो ये निकल के आया कि आपको मैंने बोला कि महावीर प्रसाद भार्गव जो थे, उन्होंने पूछा कि आपने क्या पोस्टमार्टम उन्होंने ऑफर किया था, आपने मना करा है, इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो साल 90 के दशक में जो उस ज़माने के होम सेक्रेटरी थे LP सिंह, ललन प्रसाद सिंह जी, बड़े जाने माने बिहार के ICS ऑफिसर थे। LP सिंह ने अपनी कोई किताब लिखी है, उसमें उन्होंने वैसे तो लिखा कि मर गए अपना ऑटम, मतलब उन्होंने कोई गवर्नमेंट के व्यू को चैलेंज नहीं किया, लेकिन शायद गलती से उनके मुंह से मतलब उन्होंने लिख दिया कि ऑफर किया था। तो सरकार का दूसरा झूठ पकड़ा गया कि आपने क्यों झूठ बोला पार्लियामेंट में, जब आपसे पूछा जा रहा है कि रशियंस ने आपको पोस्टमार्टम ऑफर किया कि नहीं किया। सरकार ने तो ये होम सेक्रेटरी ने काउंटर कर दिया उसको कि इन्होंने ऑफर किया था, हमने मना करा, हमने मना कर, हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तीसरी एक घटना, बहुत बड़ी घटना घटी है जो मैंने भी साल 2001 में पकड़ ली थी, मुझे पूरा समझ में तब नहीं आया था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार को ये चीज़ें कैसे समझ में नहीं आई। 2 घटनाएं घटी हैं। पहली घटना घटी है कि भारत 1990-91 की बात है, एक दिल्ली में जो सोवियत जो एम्बेसी है उसकी एक मैगजीन आती है सोवियत लैंड करके, सोवियत भूमि कहते थे हिंदी में उसको।
उस मैगजीन में एक लेख छपता है 1991 में। देखिए 91 का पीरियड वो है कि रशिया टूटने के कगार पे आ गया था, और जब रशिया टूटने के कगार पे आया था तो रशिया के जो पुराने गड़े मुर्दे लोगों ने खोदने शुरू कर दिए थे, और पुराने रिटायर्ड लोग जो इंटेलिजेंस के थे उन्होंने बातें बोलनी शुरू कर दी खुल करके, जो पहले नहीं बोलते थे। उसी टाइम पे लोगों ने सुभाष बोस की बात भी स्टार्ट करनी शुरू करी। उसी दौर में एक आदमी ने, ये केजीबी का कोई अफसर था, उसने एक लेख लिखा जो दिल्ली में सोवियत लैंड में छपा, और उस लेख में उन्होंने ये मेंशन किया कि इन्होंने पूरा जो दाचा था जहाँ ये लोग ठहरे हैं, ऑब्वियसली केजीबी पे उस पर निगाह रख के बैठी, हमारे लोग भी बैठते हैं, और सारा वायर टैपिंग उन्होंने की थी, ईव ड्रॉपिंग वो सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जब शास्त्री को सीजर हुआ, बेहोशी जब हुई है रात को, जब बीमार हुए, तो केजीबी को मालूम चल गया कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन हमने इंडियंस को नहीं बताया। अगर हम बताते तो इनको शक हो जाता, इनको जासूसी कर रहे हैं हमारी करके। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात जब सोवियत लैंड में छप रही है तो भारत के विदेश मंत्रालय में लोग क्या भांग खा के बैठे हुए थे? इन्होंने क्यों नहीं पूछा रशियन गवर्नमेंट से, भाई आपने, अगर उन्होंने आखिरी मोमेंट आपने उनकी रिकॉर्ड करी है, अगर केजीबी सुन रही है तो केजीबी के हमें रिकॉर्ड दे दो, हमारे को, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये जो शास्त्री जी को ये जो सीजर आया है, ये बात कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आ रही थी कि उनको सीजर आया था, ये बात कोई नहीं कह रहा है। वो चश्मदीद भी नहीं कह रहे, उन्होंने भी सीजर वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो तो खुद चल करके आ गए थे, ये सीजर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं स्मोकिंग गन जिसे कहते हैं, जो मैंने भी साल 2001 में नोट कर लिया था, वो ये था कि साल 1998 के आसपास में रशिया में कोई, उनका वहाँ के न्यूज़पेपर बहुत फ्री नहीं है, गवर्नमेंट की बातें छापते हैं। आपको मैंने कहा ना कि एक तो वो जो दाचा जहाँ लोग ठहरे थे वहाँ पे 2 रशियन कुक भी थे, ठीक है, तो उसमें से एक रशियन कुक था अहमद सताराव। तो अहमद सताराव जो है वो, उसका एक इंटरव्यू छपा बड़ा एक्सप्लोसिव रशिया में। कब? ये 98 के आसपास की बात है, बहुत साल बाद, बहुत साल बाद, बिकॉज उस टाइम पे वो 30 साल हो गए। हाँ, तो वो उसमें फिर करते करते इस इंटरव्यू को पिकअप कर लिया। इंग्लैंड में अखबार आता है द टेलीग्राफ या इंडिपेंडेंट या टेलीग्राफ में से कोई एक, और ये हमारे सारे पेपर हमारे मीडिया उसमें आते थे अखबारों के अंदर, कॉपीज़ यहाँ कनॉट से मिलती थी इनकी, क्योंकि लोग उसी को पढ़ के हमारे बनाते थे। हमारे में तो कट एंड पेस्ट करना, उन्हीं का स्टाइल कॉपी करना है। द टाइम्स लंदन और ये सब हमने भी पढ़े बचपन में, मतलब उस टाइम पे जाके जब मीडिया आते थे यहाँ पे, आपको यहाँ कनॉट से मिल जाते थे, आपको टेलीग्राफ और ये द इंडिपेंडेंट वगैरह। तो द टेलीग्राफ पेपर में इन्होंने पिकअप कर लिया अंग्रेज ने बात को, और वहाँ पे वो बात उसने बोली कि अहमद सताराव का स्टेटमेंट ये है कि रात को 4 बजे केजीबी ने हमको अरेस्ट कर लिया, कि उनको डाउट था कि इसको जहर दिया गया। वो प्रश्न जो मैं आपसे शुरू में पूछ रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप सरकारी वर्जन पे चलोगे, या जो लोग भारत के लोग बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब शास्त्री जी की बॉडी को भारत में लाया गया, उनके परिवार के लोगों ने, खासकर उनकी माँ ने और उनके मिसेस ने उनकी बॉडी की जो हालत देखी, इनको तब डाउट हुआ कि उनकी डेथ में कुछ नेचुरल चीज़ नहीं, जहर दिया है कुछ, तो बात तो ये घटना, ये जो पूरी कहानी है, इसकी शुरुआत भारत में हुई है जब उनके शरीर को यहाँ लाया गया। लेकिन ये जो स्टोरी आ रही है, ये ताशकंद से निकल के आ रही है कि उनके मरने के 4, 5, 6 घंटे के बाद ही जो कुक थे उनको केजीबी ने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके उन्होंने उनकी इंटरोगेशन वगैरह की है। तो इसका मतलब शक शुरू वहीं से हो चुका था। और ये खबर छप रही है टेलीग्राफ में लंदन में। तो मेरा सवाल, मेरा नंबर 2 ये कि हमारा हाई कमीशन लंदन में क्या कर रहा था? उन्होंने खबर क्यों नहीं पकड़ी वाली? हाई कमीशन वाले बैठे, फिर हमारे ज़्यादातर हमारे विदेश मंत्रालय के लोग के बच्चे वहाँ बैठे हुए, तो ये खबर हम लोग 2001 में हम पढ़ सकते हैं, तो लोगों को, गवर्नमेंट को कैसे पल्ले में नहीं पड़ी? तो गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है सारे इनपुट्स को, तो ये भी इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो ये करते करते ये हालत, और आज के दिन में ये खबर बढ़ गई है। वो ये कि जब साल 2009 में जब मैंने RTA वो लगाया, उसको लेके बवाल हुआ, तो कुलदीप नैयर ने अपना मुंह खोला। तो कुलदीप नैयर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, ये भी एक स्मोकिंग गन में ऐड करेंगे आप लोग। उन्होंने ये बोला कि हमें बाद में कौल साहब बन गए फॉरेन सेक्रेटरी। उस टाइम तो ये भारत के वहाँ पे विदेश वो एम्बेसडर थे, उसके एकदम बाद तो फॉरेन सेक्रेटरी बन जाते हैं। बोला इंडिया में कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, फॉरेन सेक्रेटरी मुझे फ़ोन करके मुझे उसने लिटरली हड़काया है कि इसकी बात मत कर, इस केस के बारे में। इमेजिन करो आज के दिन में अगर फॉरेन सेक्रेटरी किसी जर्नलिस्ट को फ़ोन करके उसको बोलेगी तूने ये नहीं लिखना है, उसका क्या हाल होगा। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद में ये जब ये घटनाक्रम बढ़ा, तो उसी 2011-12 के आसपास में रशिया में अहमद सताराव का डिटेल में नोट छपा एक और। अच्छा। तो उसमें डिटेल में उसने 3-4 बातें बोली जो अगेन दे गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो बात ये छपी, उसने बोला कि हमको 3-4 घंटे या उसके बाद में हमको उठा करके ले गए, हम दोनों कुक्स को, और कहीं 30 किलोमीटर दूर शहर के ले जाकर के किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में हमारी उन्होंने ऐसी इंटरोगेशन की है
कि मेरे को डर के मारे मैं आंसू तुतलाता हूँ, मेरे को तुतलाने की बीमारी होगी, और मेरे दोस्त के बाल सफ़ेद हो गए डर के मारे। जब किसी को बहुत बड़ा झटका लगता है ना, शॉक होता है, तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं एकदम से। जैसे शाहजहाँ के बाल सफ़ेद हो गए थे मुमताज़ महल के मरने के बाद में। इंपॉर्टेंट थिंग जो ये बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद में वो इंडियन कुक को पकड़ के लेकर के आए, उसे भी लाए। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इंडियन कुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई है, वो डिप्लोमेटिक आपके काम करता है उसमें। तो अगर भारतीय कुक को केजीबी ने अरेस्ट किया है, उसको इंटेरोगेट किया है, तो सरकार को मालूम होगा। तो कौल साहब से तो पूछा ही होगा, कौल साहब से पूछा होगा, कि भाई आपका कुक है, ले जाओ। कौल साहब ने दिल्ली में इनपुट दिया होगा कि भाई कुक को अरेस्ट किया इन लोगों ने, और कुक की रिपोर्ट आई होगी, कुछ तो कुछ तो और होगा। अरेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो शक है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये जो आपने बात किया कि पार्लियामेंट में जो डिस्कशन डिबेट्स हुई हैं, मैंने उस पर वापस गया, मैंने वहाँ जाके भारत सरकार के जितने स्टेटमेंट हैं वो सारे ध्यान से पढ़े। बार बार जब अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के सब लोग इस पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि कुक का कुछ प्रॉब्लम है इस पूरे केस में, सरकार ने हमेशा से ही बोला कि कुक का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है। अगर सरकार कहीं ये बोल देती कि रशियंस ने भी इंक्वायरी करी है, कुछ नहीं निकला, तो मैं उसको केस को क्लोज मानता। लेकिन सरकार ने ये कभी एडमिट नहीं किया कि कुक को भी अरेस्ट किया गया था। ये खबर हमको कुक खुद दे रहा है रशिया के अंदर में। इसका मतलब भारत सरकार छुपा रही है चीज़ों को। आप पोस्टमार्टम के बारे में छुपा रहे हो, आप कुक के बारे में छुपा रहे हो। उसके बाद शास्त्री जी के परिवार ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो उनका डिस्क्रिप्शन है डेड बॉडी का और जो गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है, वो मैच नहीं कर रहा। शास्त्री के परिवार में, हम ललिता जी तो झूठ बोलेंगे नहीं अपने पति के बारे में, उनका धार्मिक में इंटरव्यू छपता है। शास्त्री के परिवार के लोगों ने ये चीज़ देखी, मुझे उन्होंने बताया। उसके अलावा शास्त्री जी के बहुत खास लोग, जैसे उसमें एक जगदीश कोडेचा जी थे जो कांग्रेस प्रदेश मुखिया थे दिल्ली के, इन सबका स्टेटमेंट बड़ा कॉमन एक ये है कि जिस हालत में शरीर आया था उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो कोई हार्ट अटैक से बाद में मरा है। वो उनका जो डिस्क्रिप्शन जो था वही था कि यहाँ से लेकर के पूरा नीला पड़ा हुआ था। दूसरा, शरीर बहुत स्टिफ हो गया था कि आप उसको दबाएंगे तो टाइट, और ऊपर से कहते हैं शरीर ऐसे फूला हुआ था कि इतना फूला था कि ललिता जी ने बोला कि उनको कपड़े उतरे नहीं, बड़ी मुश्किल से उतारा कुर्ता और ये बनियान तो फाड़नी पड़ी थी, इतना था। अब देखिए ये बड़ी सोचने वाली बात है क्योंकि टेम्परेचर आपका ये उस टाइम पे ताशकंद में रात के टाइम पे -10 तक चला जाता है। दिल्ली में 2 डिग्री 3 डिग्री था। ये जनवरी की बात हम कर रहे हैं। तो वो ये हार्ट अटैक के बाद बॉडी ऐसे नहीं होती है। लेकिन अच्छा, एक और उसमें एक बात उन्होंने ये बोली कि उनको यहाँ पे पेट में यहाँ कटने के निशान थे, इधर कुछ अच्छा। सरकार ने एडमिट किया बाद में कि इसके थ्रू हम लोगों ने बॉडी में फ्लूइड डाला था उनको प्रिजर्व करने के लिए। बॉडी को हमने एम्बाम किया था, सोवियत यूनियन में। हाँ। लेकिन शास्त्री के परिवार और उनके बाकी जो जन है वो ये कह रहे हैं कि उनको गर्दन के पीछे यहाँ पे छेद दिखाई दिया, गोल रंग यहाँ पे, और इससे लाल रंग का खून जैसी कोई चीज़ निकल रही थी, और उनके कपड़े, उनकी टोपी और सारे खून में लथपथ थे। ये सब लोगों ने बोला है। इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी मैं मान नहीं सकता। मैं नहीं मान सकता कि ललिता झूठ बोल रही है। कोई अपने पति के बारे में ऐसे कोई झूठ तो बोलेगा नहीं ना। सारे उनके बच्चे पोते पाती सब ये कहानी बोलते हैं। फिर शास्त्री जी के साथ में वो जो बाकी लोग थे जो उनके बड़े खासम, जैसे जगदीश कोडेचा जी, क्यों झूठ बोलेंगे? तो बाद में चिट्ठियाँ लिख के उन्होंने बोला राष्ट्रपतियों को कि हमने शरीर को नहलाया था, ये हालत थी कि खून निकल रहा है, उस पर कपड़ा लगाया, ये क्या वो किया। सरकार के किसी उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कहीं पे। तो ये लग रहा है कि इसमें 3-4 गड़बड़े जबरदस्त गड़बड़ हुई है करके इसके। तो ये मोटा निकल के आ रहा है। तो ये चीज़ अब पाइल अप होनी शुरू हो रही है। अब आप इससे अब यही केस, अगर मैं आपको एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको याद होगा एक जज लोया वाला केस हुआ था आज के टाइम पे। तो लोया वाले केस में कि एक जज थे महाराष्ट्र में, जस्टिस लोया, और उनको लेके उनकी डेथ हो जाती है। वो शराबुद्दीन एनकाउंटर केस की वो इंक्वायरी कर रहे थे, कुछ करके जजमेंट आना था। अब उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई है। और जैसे ही उनको हार्ट अटैक हुआ उसके बाद सारी कांग्रेस पार्टी घुस पड़ी इस पूरे केस में। काजी इंक्वायरी करवाओ उस पर, ये है डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, फलाना ढमकाना। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि जो आपने डिमांड उनके बारे में की थी वही डिमांड आप इस पर कर लेते, इस वाले शास्त्री वाले केस पे। वहाँ कोई डिमांड किसने की नहीं। सो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो गवर्नमेंट का रवैया इस पूरे केस में नेगेटिव था। और वो फाइल जो कह रहे हैं कि एक सीक्रेट फाइल तो है हमारे पास, वो फाइल का ऐसा देखिए कि मुझे मालूम है उस फाइल में क्या लिखा। उस फाइल में मोटा मोटा उसमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, और उसमें ये मेंशन किया कि ये पूरी कहानी की शास्त्री जी को जहर दिया गया या मारे गए, ये अमेरिका इस बात को फैला रहा है। उस पर ये लिखा हुआ है। ओके। तो वो फाइल इसलिए वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं कि इसको निकालने से अमेरिका की बदनामी होगी। ये उनका इस हमारा सन 66 का अमेरिका और उसके आपके रिलेशंस अलग थे, आज अलग हैं। आज आप निकाल दोगे तो फ्री होगा, अमेरिका प्रोपेगेंडा कर रहा था।
हाँ, ये एक अलग बात। अब उसमें करते करते ये, अब इसमें ये जो कहानी निकल के आती है कि अगर शास्त्री जी के बारे में सरकारी व्यू ये है कि उनकी मौत नेचुरल थी, ही सफर्ड एन हार्ट अटैक, उनको हार्ट के पेशेंट थे। परिवार कहता है कि उनको जहर दिया गया है। एक्चुअली मुझे उनके परिवार के लोगों ने बताया कि शास्त्री जी की माँ थी उस टाइम पे, वो 9 महीने बाद गई हैं वो। तो शास्त्री जी की माता जी ने क्या किया, उनके कहते हैं पैरों में ना यहाँ पे कोई असली घी में कोई चीज़ डाल, कोई गांव में कुछ होगा उस तरह का कोई करने का, उनके वो असली घी में कोई चीज़ लगा के उन्होंने लेप लगा के उसको रखा कहीं पे रात को। वो कहते हैं बाद में पूरा नीला पड़ गया, इसका मतलब कि वो जहर है, मतलब वो कोई जहर डिटेक्ट करने का कोई तरीका है कोई देसी। तो उनकी मदर भी कन्विंस होगी, तो उन्होंने बोला मेरे बिटवा को जहर दिया मैंने। तो ये शास्त्री जी की माँ के शब्द थे कि मेरे बिटवा को जहर दिया लोगों ने। तो ये फीलिंग उनकी फैमिली परिवार में, और जब तक ललिता जी रही हैं वो उनके दिल में ये था कि मेरे हस्बैंड को मारा गया। और भी उन्होंने ऐसी बातें जो रेस की हैं जिसका सरकार की तरफ से कोई जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। अब उसमें एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि उन्होंने बोला कि ललिता जी ने बोला, उन्होंने भी रामनाथ से बातचीत की, डॉक्टर से बातचीत करी, डॉक्टर से वो खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाद में ये बात बोला है कि शास्त्री जी ने कोई नोट लिखा था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और शास्त्री जी को नोट लिखने की आदत थी, वो छोटी छोटी चिट पे ना कुछ लिखते थे करके। और वो कहते हैं कि उन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि ये जब उनको शास्त्री जी को तकलीफ हो रही थी तो वो पानी के फ्लास्क को वो इशारा कर रहे थे वहाँ पे जब पड़ा था। तो पानी, ये ललिता जी ने बोला, उनके परिवार के लोग कहते हैं। और जब वो उनको पानी, उनको लगा शायद पानी मांग रहे हैं, तकलीफ है, तो जब पानी दिया तो कप नहीं लिया उन्होंने, फिर इशारा किया। तो बेसिकली परिवार का ये मानना है कि ये कुछ प्रॉब्लम पानी में थी। उन्हें कैसे पता ये बात? ये उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका कहना है। उसके बाद चश्मदीद वो 4-5 है, उनका ऐसा कुछ नहीं कहना है। नहीं, वो जो चश्मदीद, जो द प्रॉब्लम ये आ रही है, गुड क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ये आ रही है, भारत का प्रधानमंत्री मर जाता है विदेश में, उसके 4-5 चश्मदीद गवाह हैं, स्पेशली डॉक्टर आर एन चुग, ठीक है। और उनको लेकर के मीडिया में और उसको लेकर के पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। पार्लियामेंट में एक समय में किसी मंत्री ने ये बोला भी था कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम लोग डॉक्टर चुग को बोलेंगे कि पार्लियामेंट में आके स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। बड़ी कमाल की बात है कि वो दिन है और आज का दिन है, मैंने किसी इन 4-5 चश्मदीदों की कोई स्टेटमेंट मीडिया में नहीं देखी है डायरेक्टली। जबकि वहाँ कुक इंटरव्यू तक दे रहा है 30 साल बाद। वो तो अरेस्ट हुआ बेचारा, वो तो 30 साल बाद रशिया में दे रहा है, वो मतलब रशियन था, इंटरव्यू भी दे रहा है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ उन 4 लोगों ने कभी भी स्वतंत्र रूप से कहीं भी किसी मीडिया में स्टेटमेंट नहीं ले कुछ नहीं किया। नहीं, मीडिया मुझे को नजर नहीं आया, मतलब मुझे किसी बड़े पेपर में, जैसे ललिता जी का तो इंटरव्यू धर्मिक में छपा था, तो धर्मिक कुड हैव रन अ काउंटर स्टोरी टेकिंग एग्जांपल कि ये चुग साहब क्या बोल रहे हैं, तो वो कोई स्टेटमेंट किसी का नजर नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी बात है कि वो सारी इतनी बड़ी घटना के चश्मदीद लोग। और ऊपर से एक और जो बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं अंदर की बात, कि आर एन कपूर साहब जो आईबी के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उन्होंने कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करी आकर के। ये हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब प्रधानमंत्री मर जाएगा तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो रिपोर्ट तो देगा आईबी वालों को आकर के लिखित में कि प्रधानमंत्री मर गया वहाँ पे, ये घटना घटी। ये तो ऐसे लोग होते हैं कि घर में अगर चाय पियेंगे उसकी रिपोर्ट बना के देते हैं कि चाय पी मैंने आज 4 या 5 बार। तो लापरवाही हो गई कि रिपोर्ट लापरवाही नहीं है ये, दिस इज नॉट लापरवाही, दे वेरी प्रोफेशनल्स। तो उसने रिपोर्ट नहीं दी है कोई, कपूर ने कोई। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये सारे के सारे गवाह बहुत बाद में जाकर के 1-2 लोगों ने अपने किसी, मतलब आप कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर, किसी किताब में उन्होंने कोटेशन दिया अपना, लेकिन उनकी मुझे कोई कंटेम्प्रेरी अकाउंट उनका नहीं मिला। और सरकार ने जब बोला कि ये लोग पार्लियामेंट में स्टेटमेंट तो आप उनको दिलवा देते। फिर एक और कहानी जो जिसमें से निकल के आ रही है, जो इस केस को और सस्पिशन खड़ा करती है, कि एक कहानी आ रही है कि चुग साहब की और मौत हुई है बड़े सस्पिशियस तरीके से, ये लोग एलिगेशन लगाते हैं इनको मारा गया। तो और ये शास्त्री जी का परिवार ये कहता है, मैं उनके चुग पे बाद में आऊँगा, लेकिन शास्त्री जी का परिवार ये बोलता है कि जो रामनाथ जो अटेंडेंट था उसके पर भी ट्रक चढ़ गया था, कोई ट्रक वगैरह बस वगैरह। अच्छा, ये समझने का कारण, इसका समझने का बैकग्राउंड ये है कि ये बात साल 1977 के आसपास की है, जब इस देश में इलेक्शन होने वाले थे। गवर्नमेंट कांग्रेस की होगी या इंटरिम गवर्नमेंट होगी, व्हाटएवर होगी, इलेक्शन होने वाले थे। तो उससे पहले ये घटनाएं घटी हैं दोनों। तो मुझे रामनाथ के बारे में मुझे कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, बिकॉज वो परिवार कहता है, लेकिन चुग का मुझे पता है। तो डॉक्टर चुग का एक जो एक्सीडेंट हुआ था वो इस तरीके से हुआ था कि कोई राजघाट के आसपास में डॉक्टर चुग और उनकी मिसेस, वो भी डॉक्टर थी, और उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक लड़का। एक लड़का तीसरा था वो उस टाइम, हम वो भी है लेकिन वो विदेश में रहता है।
तो उन्होंने वो गाड़ी में थे, उनके गाड़ी में पीछे से किसी ट्रक ने टक्कर मारी आकर के, और डॉक्टर साहब बाहर निकल के देखे कि पीछे क्या नुकसान हुआ है। उसी ट्रक ने उनको फिर चढ़ा दिया उनके ऊपर। उसमें चुग साहब चले गए, उनका मिसेस चली गई और लड़का भी गया। लड़की जो है वो बहुत क्रिपल्ड हो गई थी, मुझे नहीं मालूम कि अभी जीवित है कि नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत सस्पिशियस डेथ उनकी है। और ऊपर से अगर आप शास्त्री परिवार की बात मान लें कि उनका जो अटेंडेंट था उस पर भी ट्रक चढ़ गया, तो इसका मतलब कुछ लफड़ा उसके लिए ज़बरदस्त है। एक और प्रॉब्लम आ रही है कि शास्त्री के जो उन्होंने परिवार के लोगों ने ये बोला है कि जब उनका सामान वहाँ से वापस आया ताशकंद से, तो उनका जो शास्त्री जी का जो चश्मा होता है, तो पुराने ज़माने में चश्मे के जो कवर होते थे थोड़े रबर टाइप के होते थे, जिसमें आप उसमें ऐसे करेंगे तो चला जाएगा। प्लास्टिक के मोटे मोटे नहीं थे, एक रबर टाइप होते थे। तो जो चश्मे का जो वो केस जो आया, चश्मा जो आया, जब उसको उन्होंने निकाला तो देखा कोने में ना कोई चिट बनी हुई थी। तो वो चिट शास्त्री जी के हाथ के लिखी हुई थी, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। ये परिवार के लोगों ने मुझे साफ बोला। ये उन्होंने चिट में मेंशन किया कि विश्वासघात हुआ है। और तो ये ऐसे बहुत से कारण हैं, और कि इससे एक डाउट क्रिएट होता है कि गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, सच नहीं बोल रही है। फिर जो मेरा, अब मैं तो आपकी तरह पत्रकार रह चुका हूँ, तो हम तो इन चीज़ों पे इतना नहीं देंगे। मैंने क्या काम किया कि मैंने ये जितना जो इन्फॉर्मेशन है सबको इकट्ठा किया एक जगह पे, ठीक है। एक नोट बनाया कि सरकार क्या बोलती है, ये क्या बोलता है। और मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट जो ताशकंद में अवेलेबल है वो ली। लकीली उनकी कुछ कलर फोटोग्राफ अवेलेबल है दिल्ली में आने के बाद में, वो ली। ये लेकर के मैंने कोई 10 फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं, डॉक्टर्स, उनको मैंने दिखाया। इसको देख के आप बताओ ये क्या लग रहा है आपको, ये जहर लग रहा है कि नॉर्मल लग रहा है। 10 के 10 लोगों ने मुझे बोला कि ये जहर है, ये कंपैटिबल नहीं है ये उससे। उसमें से 3-4 लोगों ने मुझे लिखित में दिया, तो मैंने किताब में उनका नाम के साथ मेंशन किया हुआ है। और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि जो बॉडी जो ये ब्लोट करने की बात कर रहे हैं, बॉडी तब ब्लोट करती है जब शरीर सड़ता है अंदर से। तो ये एम्बाम करी बॉडी सर्दी में कैसे सड़ गई 15 घंटे में, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। और एक डॉक्टर ने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो गर्दन के पीछे जो छेद है गोल सा जहाँ से खून निकल रहा है, अब हो क्या रहा है कि अगर आप पूरे डाटा को चेक करेंगे उसके अंदर, तो ये दिखाई दे रहा है कि रशिया ने पोस्टमार्टम ऑफर किया, आपने मना कर दिया। अब उनके गले पड़ गई कि बंदा उनके वहाँ मारा, तो उनको उनके ब्लेम आएगा। तो अगर आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते तो आप और तरीके से पता लगाते हैं कि अंदर क्या हुआ है शरीर। तो शरीर में छेद करते हैं, वहाँ से ऑर्गन निकाले जाते हैं, और उसमें एक प्रोसेस होता है कि आपके ये जो स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लूइड होता है, हाँ। इसको कहते हैं, वो लोग निकालते हैं ताकि इसे मालूम चल जाए कि शरीर में जहर है कि नहीं है। तो वो छेद करने की 2 जगह, या तो पीठ के नीचे से करते हैं या कभी कभी गर्दन के यहाँ से करते हैं। तो ये जो गोल छेद जो शास्त्री परिवार बता रहा है, वो इसेंशली वो ये दिखा रहा है कि रशियंस ने वहाँ से कुछ इनका फ्लूइड निकाला था उनको चेक करने के लिए। क्योंकि उस ज़माने के अगर आप रशिया के रिकॉर्ड देखेंगे उनसे जुड़े हुए, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल था किसी की डेथ अगर सस्पिशियस हो जाए तो ऑर्गन संभाल के रखते हैं। तो ये देख के लग रहा है कि उन लोगों ने उनके ऑर्गन कुछ निकाले हैं बॉडी से और फ्लूइड निकाला है, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड बना के रखेंगे ना, उनके वहाँ पे डेथ हुई है तो कल को उन पर कोई उंगली उठाएगा तो वो तैयार रहेंगे। तो ये निकल के आ रहा है। तो दैट इज़ वेरी सस्पिशियस। आई मीन अब ये आप सोचिए कि अगर आज के दिन में घटना घट रही हो तो क्या होता है इसका। अब बात कर रहे हैं कि किसी छोटे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आज ऐसे मतलब ना हो पर हो जाए, कोई इतना ऐरा गैरा आसान मर जाए थोड़ी उसका है। पोस्टमार्टम हो जाता है। यहाँ तो प्रधानमंत्री मर गया तो उन्होंने बात को रफा दफा कर दिया उस जमाने में। तो ये बड़ा अजीब सी कहानी है, इसको बताना क्यों? बड़ा नहीं क्यों का तो मैं नहीं कह सकता, आपने क्या लेकिन सोचा, लेकिन हाँ मैंने सोचा। लेकिन मैं पहली चीज़ जो मैं उसमें से मैं कंक्लूड करा, जब मेरे को खासकर ये जो मेरे को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये तो दिखाई दे रहा है सामान्य कि नहीं है, ये सामान्य नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा है, और ये ब्लोटिंग का मतलब तो प्रॉब्लम है, और शरीर काला पड़ने का मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही उनको, इसका मतलब जहर का सीन है। और ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया। एक डॉक्टर तो उल्टा मुझसे नाराज हो गया, उसने कहा जी इनके परिवार को की गलती है, इन्होंने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करा। हाँ। ये तो ओपन शट केस है, इसमें तो प्रॉब्लम, ये तो पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी उस ज़माने में। और एक और ने बताया कि ये तो जब आपको पता है कि हिंदुओं में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि और भी केस दुनिया में हो, जैसे यासर अरफात का वादा कि मरने के टाइम पे किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुत बाद में लोगों ने कहा कि जहर दिया, तो बॉडी खोद के निकाल के टेस्ट किया और पता लगा कि जहर दिया गया। जब आपको मालूम है कि हमारे में शरीर को संभालते नहीं है, जला देते हैं, आपको तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। आपने क्यों नहीं बॉडी के ऑर्गन निकाल के रखे या होस्टर निकाल के रखे, हमको बताया नहीं आप लोगों ने, रशिया ने निकाल के रखे। तो ये सब चीज़ें निकली। तो ये तो कम से कम मेरा ये मानना है कि ऑन अवेलेबल एविडेंस, जो अभी तक हमारे सामने एविडेंस निकल के आ रहा है, उसको देख के लग रहा है कि परिवार सच कह रहा है।
मतलब सरकार की बात झूठी दिखाई दे रही है, सरकार चीज़ों को छुपा रही है। परिवार का कहना कि कुछ मौत में गड़बड़ हुई है वो ज़रा साबित होता दिखाई दे रहा है। तो अगर इस बात को मान लिया जाए कि शास्त्री जी की डेथ नेचुरल नहीं थी और जहर का अंदेशा जो उसका परिवार व्यक्त कर रहा है वो हो सकता है, तो क्या कारण हो सकते हैं? जो सवाल आपका, क्यों, कौन मारेगा, क्यों मारेगा? हाँ, तो क्योंकि उस पे किसी मौत के मामले में हमेशा ये पूछा जाता है कि मोटिव इसका क्या मोटिव क्या है और या कौन इसका मारेगा? फायदा किसे मिलेगा, बिल्कुल। भाई ये चले जाएं तो किससे मुनाफा होने वाला है। तो उसमें बेसिकली मोटा मोटा 3 थ्योरी निकल के आती है। हम्म, पहली थ्योरी जो हमारे यहाँ पे पेट थ्योरी है कि CIA ने मार दिया उनको, अमेरिकन्स ने। ओके, दूसरी थ्योरी है कि KGB ने उनको मार दिया, रशियन रूसी इंटेलिजेंस ने। एजेंसी। और तीसरी थ्योरी जो है कि इंटरनल हैंड कोई है, कोई हमारे अंदर के आदमी का काम है। तो बेसिकली ये 3 थ्योरी उनकी डेथ की हैं, तो वो आप एक एक करके आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट थ्योरी है जो CIA वाली है, उस पर आंसर देना बड़ा, मैंने उस पर अच्छा देख लिया कि उसका देना आसान इसलिए है कि उस पर काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है कि उस पर, क्योंकि CIA ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने रिकॉर्ड रिलीज़ करे हुए, तो आप उसको पढ़ के आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो उसके अंदर मेरा निचोड़ बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहली बात ये कि भारत के लोगों को तब भी और आज के दिन में एक बीमारी है कि हम लोग CIA के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ कोई घटना घटती है, उनका नाम हम घसीट लेते हैं कि साहब अन्ना हज़ारे के पीछे CIA है, JP के पीछे CIA है, CIA ये करवा रहा है, ये करवा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे देश में लोगों को एक अपने बारे में एक बहुत सी मतलब मिसकंसेप्शन है कि हम एक बहुत बड़ी ताकत हैं जिससे अमेरिका बहादुर घबराता है हमसे। तो ये उस जमाने में लोगों को बीमारी थी कि साहब अमेरिका जो मेरे लोग जल्दी कन्विंस हो जाते थे कि हाँ, CIA तो गड़बड़ करती ही है। तो ये बातें वहाँ पे निकली। और इस थ्योरी का प्रमोट करने वाला जो सबसे बड़ा आदमी जो था उस ज़माने में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, किसी को पता नहीं उसके बारे में आज के ज़माने में। वो थे दाहिया भाई पटेल, जिसने इस थ्योरी को कंफर्म किया कि KGB ने मारा है इनको। ये सॉरी मैं पहले अमेरिका को रूल आउट करता हूँ, फिर अभी KGB आऊँगा। अमेरिका में प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जैसे आपको मैंने बोला कि अमेरिका में डॉक्यूमेंट्स बहुत बाहर निकल के आई हैं, CIA के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो ये जो थ्योरी दी जाती है कि अमेरिका ने मरवा दिया, उसमें आर्गूमेंट लोग ये देते हैं कि भारत शास्त्री जी के होते होते एटम बम बनना चाहता था, क्योंकि 64 में चाइना ने एटम बम फाड़ दिया। तो वो कहते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत एटम बम बनाए। और लोग इसके साथ में जोड़ते हैं कि शास्त्री जी के मरने के मेरे ख्याल से 2 वीक के अंदर भाभा की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। तो बोलते हैं कि अमेरिका वालों ने मार दिया उन दोनों को। तो ये लोग इस तरह का नाम लेके, और किसी कोई क्रौली बंदे का नाम ये लोग लेते हैं कि इन्होंने मार मुरा दिया। प्रॉब्लम ये हो रही है मुझे उसमें, पहली बात तो ये कि आपके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं सारे के सारे, और ये रिकॉर्ड छोटे मोटी रिपोर्टें नहीं है। जैसे CIA की रिपोर्ट एक रैंडम रिपोर्ट है, किसी एक बंदे ने फाइल करी है, लेकिन एक अमेरिका में आता है नेशनल इंटेलिजेंस का पूरा एक हाईएस्ट लेवल का एस्टिमेट बनता है, वो सीधा राष्ट्रपति के पास जाता है, उसमें सारे टॉप लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें जो आपके नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट उनके अवेलेबल हैं CIA के, और ये जितनी रिपोर्टें अवेलेबल है, वहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि भारत के संबंध अमेरिका के साथ में शास्त्री जी के टाइम पे अच्छे थे, ठीक है। और ये अच्छे हो गए थे जब हम लोग चाइना से हमारी लड़ाई हुई है, तो उसके बाद से रिश्ते हमारे अमेरिका से लोगों को पता नहीं, हमारे संबंध अच्छे थे, इंटेलिजेंस का हमारा बहुत लेन देन उनके साथ में हो रहा था। दूसरा ये कि भारत एटम बम नहीं बना रहा था, शास्त्री जी एटम बम के फेवर में, ये CIA ने साफ हाईएस्ट लेवल पे बोला है कि ये एटम बम बनाने के हामी नहीं थे, कि फेवर में नहीं थे। तीसरा ये कि भाभा के बारे में जो बात कह रहे हैं, लोगों को पता नहीं कि भाभा की चिट्ठी है शास्त्री जी को कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, ओके, ठीक है। चौथा ये जो पूरी कहानी बोल रहे हैं कि वो माउंट ब्लांक, उसमें उनका जो स्विट्जरलैंड के पास में इटली के बॉर्डर पे ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, CIA ने मार दिया, वो कंप्लीट बचकानी कहानियां हैं। किसी को अगर मारना है, मान लीजिए कोई देश, वो भी सुपर पावर, किसी को मारने पे आ जाए तो मारने की बहुत जगह होती है। कोई देश एक आदमी को मारने के लिए यूरोप के बीच में स्विट्जरलैंड पे के साथ नहीं करेगा, इतना बड़ा जहाज गिरा दे शहर में, ये इतना बड़ा खतरा कोई मोल लेगा नहीं। चौथा उसमें एक कारण और भी है, जो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अमेरिका ने ये किया, ईरान में किया, क्यूबा में किया, भाई ईरान, क्यूबा और भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अमेरिका के सर्टिफाइड दुश्मन थे, हम उनके दुश्मन नहीं थे। तो वो आप जब उनकी रिपोर्टें पढ़ते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत दुखी हुआ था शास्त्री जी की मौत पे, वो खुद आना चाहता था यहाँ पे, लेकिन उन्हें का प्रोटोकॉल नहीं, तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आए, उनकी वाइफ बहुत दुखी हुई। दूसरा ये कि हमारे संबंध अच्छे थे, शास्त्री जी जाने से पहले, ताशकंद जाने से पहले अमेरिका को इन्फॉर्म करके गए थे। उनका आखिरी चिट्ठी अमेरिकन राष्ट्रपति को लिखी गई है ताशकंद से। तो कोई आपको इंडिकेशन वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि अमेरिका का इसमें कुछ लेना है। इसमें ये सब बेकार में लोगों अमेरिका का कोई रोल लगता ना, उनका कोई रूल था ना उनको, वो तो आपके फेवर में थे उस टाइम पे। तो ये बेकार में लोगों को आइडिया है कि फ्लोट करने का कि हर चीज़ के पीछे वो 26/11 के हमले में भी CIA का नाम ले रहे हैं उठा करके, उनको क्या ऐसे लेना आप लोग, तो वो कहानी वहाँ खत्म हो जाती है। अच्छा, ये है कि आप तो इस बात को खारिज कर रहे हैं कि
भाभा की जो मौत हुई उसमें हाँ। किसी तरह की साजिश थी CIA वगैरह की, लेकिन मेरी जानकारी में ये है कि एक दो लोगों के नाम आते हैं जो CIA से जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है, मानना है, कभी ना कभी उन्होंने शायद लिखा है कि इसमें CIA का कुछ हद तक तो हाथ शायद था। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, एक बहुत नाम निकल के आता है, एक करेक्टर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट क्रॉली। रॉबर्ट क्रॉली जो थे वो CIA के बहुत बड़े अफसर थे, और उसके जो उनका जो ऑपरेशंस विंग है, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, उसके पता नहीं हेड थे या मतलब बहुत टॉप लेवल के अफसर थे। उनका नाम लोग लेते हैं, मैं लेके चल रहा हूँ कि होंगे। उनके कथन के ऊपर एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है कन्वर्सेशन विद द क्रो। और उस किताब के कोई लेखक जो हैं उन्होंने उस पर किताब लिखी है, और उसके लोग कोट करते हैं उस किताब को, और ये कहते हैं कि डेविड क्रॉली ने ऐसा ऐसा बोला कि मैंने भाभा को, हम लोगों ने, CIA ने भाभा को, शास्त्री को हम लोगों ने मारा है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, पहली प्रॉब्लम उसमें ये है कि ये डेविड क्रॉली ने नहीं बोला है, ये जो उस किताब के लेखक हैं, वो ग्रेगरी नाम उनका, उन्होंने लिखा है। तो पहली बात, क्रॉली का शब्द नहीं है, और ये किताब क्रॉली जी के मरने के बाद की है, तो उन्होंने तो कहा नहीं है। दूसरा है कि अगर मान भी लिया जाए कि उन्होंने ही बोला था, ये सारी बातें बोली हैं, ये जो CIA के जो अफसर थे, इनको अल्जाइमर की बीमारी हो गई थी, तो वो, मेरे को लगता नहीं कि वो उस मानसिक हालत में होंगे कि ये चीज़ों को सच बोलें, झूठ बोले। जो आदमी का दिमाग नहीं काम कर रहा, वो क्या सच बोलेगा। तीसरी उसमें प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि वो जो लेखक किताब के जो हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है, कि वो झूठी कहानियाँ फ्लोट करते रहते हैं बैठ करके, तो आदमी क्रेडिबल नहीं है। उसने पहले भी ऐसी अजीब अजीब कहानियाँ फ्लोट कर दी कि कोई हिटलर का राइट हैंड मैन था वो हेनरिक म्यूलर, गेस्टापो का चीफ, वो बाद में अमेरिकन उठा के ले गए, और बाद में अमेरिका का वो CIA में काम करता था वो। तो वो बहुत बात हजम नहीं हो पा रही है, वो कहानी गढ़ने में मजा आता था। तो ये कहानियाँ, वो कंस्पिरेसी थ्योरी जिस तरह कहानियाँ गढ़ी हुई हैं, तो इस आदमी की क्रेडिबिलिटी नहीं है। और एक प्रॉब्लम और आ रही है कि अगर वो अकाउंट आप देखेंगे ना, तो उसमें जो ये एट्रीब्यूट कर रहा है डेविड, इसको ये रॉबर्ट क्रॉली को जो एट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें उसने बहुत सी गालियाँ और अपशब्द यूज़ किए हुए हैं। आपको पता होगा, आप मिले होंगे दुनिया भर के इंटेलिजेंस के लोगों से, प्रोफेशनल लोग हैं, इस तरह की गाली गलौज करना, ये हरकतें ये लोग नहीं करते। कोई ISI का बंदा भी आपके सामने गाली से बात नहीं। वो जिस तरह की घटिया लैंग्वेज यूज़ की गई है, वो किसी सीजन प्रोफेशनल की लैंग्वेज नहीं है। तो ये फिक्शनल कहानी दिख रही है, इसमें कोई असलियत मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है। ये दूसरी कहानी निकल के आती है कि सब KGB ने मार दिया। नो, KGB का सबसे बड़ा, जैसा आपको बताया कि मैंने, कि दाहिया भाई पटेल निकले उसके बहुत बड़े सपोर्टर। वो एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किताब लिखने की कोशिश करी इस पूरे केस में, और वो किताब थी वास शास्त्री किल्ड, समथिंग लाइक दैट। वो किताब यहाँ से गायब हो गई। किताब नहीं, मतलब 80-90 पन्ने की पूरी जो भी उनके पास उस टाइम तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं इतनी, तो उनको जो हाथ लगी उन्होंने डाल दी। मैंने उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया उससे। वो मुझे अमेरिका में जाके मिली, यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं है किताब। इनफैक्ट यहाँ पे आपको पता है, शास्त्री भवन में आप गए, यहाँ सारी मीडिया की ब्रीफिंग होती है, तो शास्त्री भवन के अंदर ही सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है, दिल्ली की मेरे से बेस्ट लाइब्रेरी वही होगी, सबसे बड़ी, आउटसाइड दी नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, उसके अंदर भी वहाँ तक नहीं है वो किताब। वो जाके USA मिली। तो दया भाई पटेल ने जो जिक्र किया है कि KGB ने मारा होगा, और उनका जो उसमें रीजनिंग ये था कि उन्होंने भी ये बात बोली कि ये जो ताशकंद का जो समझौता हुआ था, वो अमेरिका अपनी रशिया अपनी साख के लिए कर रहा था, वो पावर शो कि ये, क्योंकि ताशकंद से पहले होता क्या था कि जितने ये जो बड़ी बड़ी दुनिया में लड़ाइयाँ होती थी, तो अगर बीच बचाव कराने के लिए अमेरिका बहादुर या इंग्लैंड वो लोग आते थे। तो ये रशिया का पहली बार रशिया भी निकल गया कि हम भी उस लेवल के आदमी हैं, डील करवा सकते हैं, हम बड़े। तो रशिया का एक डिप्लोमेटिक शो था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो वो शास्त्री जी को, मतलब आप दबा दबू के उन्होंने ज़बरदस्ती उन्होंने साइन करवा दिए, लेकिन उनको ये डर होगा कि अगर ये आदमी कल को भारत में जाके पलट जाएगा। तो ये उनका मोटिव था कि इसको यहीं चुप करा दो। तो ये उन्होंने ये इंडिकेशन दिया अपनी उसमें, उन्होंने दया भाई पटेल ने, कि ये व्यक्ति जो है ये उन्होंने वहाँ मारा करके। मैंने उसको, उस चीज़ को ना मानने के मेरे पास में 2 कारण हैं। कोई भी आदमी अगर गलत काम करेगा तो छुपाएगा उस काम को, ठीक है। रशिया ने 2 ऐसे काम किए उस ज़माने में जिसको देख के लगता है कि वो उनका छुपाने का इरादा नहीं था। नंबर 1, उन्होंने कुक को अरेस्ट करा है। अगर उन्होंने बंदे को मारा तो वो क्यों कुक को अरेस्ट करेंगे, खुद इंटरोगेट करेंगे उसको, ठीक है, और वो उसको चीज़ को छुपाएंगे। दूसरा है कि उन्होंने ही पोस्टमार्टम को ऑफर किया, हम लोगों ने मना किया। तो इसका मतलब आपका अमेरिकन एंगल आउट है, आपका रशियन एंगल आउट है, अब बच रह गया आपका इंटरनल एंगल के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें अपने राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया खुल करके पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में उनकी स्टेटमेंट है कि ये तो बोलती फिर नहीं है कि हम, मेरे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया, मैं तो ऐसी रहेगी। ये राजनारायण जी ये शब्द देंगे, कमेंट्री है उनकी पार्लियामेंट के अंदर। मैं वही कोट कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे अपशब्द मैं कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में छपा हुआ है।
तो उन्होंने एलिगेशन लगाया। उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वालों में अडवाणी जी भी थे और लोग भी थे, पार्लियामेंट के लोग थे। तो ये उन्होंने बोला कि नहीं, ये उनसे खुश नहीं थे शास्त्री जी। अब उसमें थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है कि शास्त्री जी की कोई बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इंदिरा से नहीं थी और उनको हटाना भी चाहते थे करके, उनको हाई कमिश्नर बना करके लंदन भेजना चाहते थे। इस पर बहुत विस्तार में अभी हमने नाम लिया कुलदीप नैयर का, उनकी जो अपनी आत्मकथा है उसमें बहुत विस्तार से है कि कैसे शास्त्री जी और इंदिरा की बहुत पटरी नहीं खाती। लेकिन उसमें कई लोग काउंटर करते हैं कांग्रेस के कि कुलदीप नैयर वाज नेवर नोन टू बी सपोर्टर ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो वो उसका मोटिव रहा होगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कि इंदिरा मल्होत्रा तो इंदिरा जी के सपोर्टर थे, वो तो इंदिरा जी की जीवनी लिख चुके हैं, ठीक है। तो इंदिरा मल्होत्रा ने भी ऐसी बातें लिखी। उन्होंने भी कहा। तो कई लोगों ने बोला कि उनके आपस में संबंध ठीक नहीं थे। इनफैक्ट अगर आप पुराने ज़माने की फोटोग्राफ चेक करेंगे तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा आपस में वो ठीक नहीं थे। और एक बड़ा नहीं, उसमें मिनिस्ट्री पर बहुत पंगा हुआ है, सबको पता है, तो ओपन है। और उसमें एक बड़ी एक अजीब सी घटना घटी है। मुझे शास्त्री चाहते थे कैबिनेट में शामिल कर लूं। हाँ, अजीब सी एक घटना घटी थी जब शास्त्री जी का शव दिल्ली लाया गया था, तो पालम एयरपोर्ट पे इंदिरा जी भी वहाँ मौजूद थी। तो उनके आसपास में लोग जो खड़े थे वो सब दांत फाड़ रहे थे। ये आपको वीडियो मिल जाएगा उसका। सही। तो ये दांत फाड़ने का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, तो ये किस तरह का। इसी अच्छा, पूरे बॉडी लैंग्वेज अजीब थी, अजीब सी बहुत दुख में कोई दिख नहीं रहा है। नहीं, वो तो उनके आसपास वाले लोग तो खुश दिखाई दे रहे थे मेरे को। जो उनके आसपास खड़े, मुझे पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन वो खुश तो दिखाई दे रहे थे। उसके बाद में फिर ये कि एक और व्यक्ति का नाम उसमें लिया गया जब ये पूरी लड़ाई चल रही थी पार्लियामेंट में कि इंटरनल हैंड है, ये लोगों ने इंदिरा जी का नाम उसमें घसीटा। तो एक आदमी जिसका नाम धर्मा तेजा लिया गया ना। धर्मा तेजा इज़ ए वेरी स्कैंडलस पर्सन, बिजनेसमैन था। और आजकल जो हमारा विजय मल्ल्या साहब काम कर रहे हैं, अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो धर्मा तेजा उसका दादा था, मतलब इससे 6 गुना ऊपर था वो। ये बहुत छोटा आदमी उसके सामने। वो एक नंबर का स्कैंडल बाज किस्म का आदमी, बड़ा इंटेलिजेंट था। पहले अमेरिका में था, उसकी पहली अमेरिकन वाइफ थी, वो मर गई, उस पर कोई डाउट है। फिर सेकंड वाइफ उसने, उसके साथ उसकी हरकतें ठीक नहीं थी, ऐसे बहुत सी उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करके। तो उसकी पंडित जी से काफ़ी बनती थी, लोन काफ़ी उसको मिला, उसने पूरी कंपनियां खोली, अलग अलग कंट्रीज़ में उसके फ्लैट बन गए, ये हो गया वो गया। लेकिन शास्त्री ने उसको रोका है कुछ करके। बट ही वॉज वेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी जी एंड अदर पीपल। तो उसका नाम लोगों ने घसीटा। तो मुझे याद है कि आडवाणी जी ने स्पेसिफिकली पूछा सवाल कि क्या धर्मा तेजा ताशकंद में मौजूद था कि नहीं था। और धर्मा तेजा वॉज अ न्यूक्लियर फिजिस्ट बाय द वे, उसको न्यूक्लियर साइंस की काफ़ी अच्छी समझ थी उसको। तो सरकार ने आंसर दिया कि आप जो बात कर रहे हैं वो JS तेजा नाम के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल की बात कर रहे हैं। एम्बेसडर तेजा, मेरे ख्याल से अभी वो कुछ टाइम पहले जीवित भी थे वो। तो पर उन्होंने सवाल पूछा कि क्या वो मॉस्को में था, तो गवर्नमेंट ने उसका जवाब नहीं दिया कि मॉस्को में या ताशकंद में था। बट और ये कॉल का बहुत अच्छा दोस्त था। तो इस तरह की बातें निकली वहाँ पे। तो मेरा उसमें टेक थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि मेरा मानना ये है कि ये डेथ नेचुरल तो नजर नहीं आ रही ऑन अवेलेबल एविडेंस। कुछ फ्यूचर में निकलेगा तो और बात है, अभी तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि नेचुरल डेथ नहीं है। तो फैमिली ठीक बोल रही है, कुछ जहर की बात है। CIA वाली कहानी कोरी बकवास है, लोगों को बीमारी है CIA का नाम घसीटने की। रशिया वाली कहानी जो है उसमें कोई मुझे दम नहीं है कि वो रशिया वाले छुपाएंगे क्यों। प्रॉब्लम नजर आ रही है कि इंटरनली कुछ पंगा हुआ है, सरकार झूठ बोल रही है, इंक्वायरी नहीं करवा रही है, पार्लियामेंट में झूठ बोला जा रहा है। लेकिन जो ये एलिगेशन जो इंदिरा जी पे लगा रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने करवाया था, अनफॉर्चुनेटली उसको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। मतलब सिर्फ इस बात पे कि रिश्ते अच्छे नहीं हैं और धर्मा तेजा वहाँ था, इसके बेस पे मतलब कम से कम मेरे आपके जैसे पत्रकार तो एलिगेशन नहीं लगा सकते ना। हमें भी मरने के बाद में ऊपर वाले को शक्ल दिखानी, मैं ऐसा महापाप करूँ जाके किसी को, इंदिरा जी देश की इतनी बड़ी नेता है, ऐसा मैं अब सब तो नहीं बोल सकता। तो कम से कम उन पर कि केस को दबाने का आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन ये कहानी कंफर्म नहीं। मेरा उतनी तवज्जो नहीं थी, लेकिन ये कह देना कि कोई किसी मारने में हाथ है, प्रधानमंत्री बनना है, ये बनना है, वो एविडेंस नहीं। वो हाँ, मतलब वो जैसी चर्चाएं चल रही हैं वैसे चर्चाएं, वो चर्चा, उसमें एविडेंस नहीं है। और वो उनका प्राइम मिनिस्टर बनना भी एक्सीडेंटल था इंदिरा जी का, अनलेस अनटिल समबडी कैन प्रूव कि उनको बैठाया गया। अभी सबूत फिलहाल में नहीं है। तो अभी लेकिन है कि मेरा मानना है कि जो थर्ड एंगल है इस पे इंक्वायरी की जरूरत है। तो इस केस में हम इंटरनल वाले पे वो करने का बड़ा सिंपल फॉरवर्ड तरीका ये है कि भारत सरकार को सारे जो अपने जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक कर देने चाहिए इंटेलिजेंस के। ठीक है, मैं नहीं मान सकता कि कपूर साहब वहाँ बैठे उन्होंने IB में रिपोर्ट फाइल नहीं करी। रिपोर्ट तो फाइल की गई होगी, एक ही काम था वो काम ही, मैंने कहा ना वो तो फाइल चाय पियेंगे और चाय पीने की रिपोर्ट फाइल करते हैं, सब साथ में जाते हो आप वापस रिपोर्ट फाइल करते हो। तो ये डिपार्टमेंट बिल्कुल अपनी वो इसलिए कह रहा हूँ। दूसरा ये कि सरकार एक काम और करे कि ये जो रिटायर्ड लोग हैं गवर्नमेंट के, खासकर इंटेलिजेंस के,
उनको ये खुल्लम खुल्ला गजट में लिख करके दे कि आपको जो बोलना है इस बात पे बोलिए, हम आपकी पेंशन नहीं रोकने वाले। आप पे मतलब कोई जांच कमीशन बैठा दे और उनकी गवाही नहीं, ले जांच ले। कमीशन की जरूरत नहीं, बिकॉज कोई आपको सब लोग मर चुके हैं, तो आप डॉक्यूमेंट को बाहर निकालिए, उसके बाद देखी जाएगी कमीशन बैठने की जरूरत है कि नहीं है। आप जो रिटायर्ड लोग हैं, खासकर इंटेलिजेंस के लोगों को, उनको एक फ्री गवर्नमेंट हैंड दे कि आपके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर में। आपके जो आपको मालूम है शास्त्री जी के बारे में, आप वो पब्लिकली बोलिए, ठीक है। हम आपको तंग नहीं करेंगे, कोई आपकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये तामझाम करने के बाद आप विदेश के 2-3 सरकार, खासकर उज़्बेकिस्तान, हाँ जो बिल्कुल, जहाँ हुआ ताशकंद। जहाँ पे हुआ है, उसके उज़्बेकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो शास्त्री जी वो ऑफर कर चुके हैं हमारे को अच्छा। कि हम लोग आपकी मदद करेंगे। हमने उनकी मदद इनसे मना कर दिया है, ठीक है, नहीं ली उनकी मदद। और हमें शास्त्री जी की डेथ, अगर रशिया में, उनकी डेथ रशिया में हुई है, 100% KGB ने इंक्वायरी करी है, 100% उनका पूरा डॉजियर पड़ा होगा रिकॉर्ड का। रशिया सरकार से आप डिमांड करें कि जो KGB की जो फाइल है शास्त्री जी की डेथ के बारे में, या उनके विदेश मंत्रालय में जो फाइल है, वो हमको पकड़ा दे। और जो रिकॉर्ड किया था जो रिकॉर्ड आपने किया था सारा, वो सारा उसी में आ उस जाएगा ढांचा में। सब कुछ। तो आप अपना माल मत्ता पब्लिक करो और फिर रशिया से, उज़्बेकिस्तान से माल मत्ता उनका मंगवाओ। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। लेकिन उसमें तो फिर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला मामला बनेगा, वही एंगल, उसमें विदेश से हमारे संबंध खराब हो जाए। उसने विदेश में संबंध खराब होने का जो जुमला है, उसका काउंटर मैं आपको देता हूँ। कोई वो उस पर कुछ नहीं होने वाला, अब इतनी पुरानी बात हो गई है। लेकिन हाँ, उसमें सुभाष बोस का प्रॉब्लम आ रहा है कि ये द रीजन वाई गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस थिंग, बिकॉज रशिया को फर्क पड़ता है, रशिया खत्म हो चुका है, वो रशिया बचा नहीं। हाँ, उज़्बेकिस्तान उनके पाप ये थोड़ी ढो रहे हैं। उज़्बेकिस्तान इनका तो ये कहना USSR ने जो किया। हाँ, उज़्बेकिस्तान एक अलग कंट्री बन चुका है। मेरा बिल्कुल। आपने आंसर दी, देखिए मेरा कार मानना ये है कि भारत सरकार रशिया से ये इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं मांग रही है क्योंकि आज अगर आप शास्त्री जी की इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो सुभाष बोस की मांगी जाएगी, और सुभाष बोस वाले केस के अंदर बहुत तगड़ा लफड़ा है, उसके अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है इस केस में। तो ये केस उस लेवल में सुभाष बोस से जुड़ा हुआ। इसमें एक और कारण आपको बताता हूँ। मैंने आपसे नाम लिया कि जगदीश कोडेशा जी जो थे, वो कांग्रेस के, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मुख्य हेड थे पहले, और पुराने ज़माने के कांग्रेस के नेता थे बड़े। पंडित जी को जानते थे, गांधी जी को जानते, सबके साथ में काम किया है, शास्त्री जी को जानते, सुभाष बोस को जानते थे। तो उन्होंने जब ये नेताजी को लेकर जो कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी बैठा है, अपना खोस्ता कमीशन, वहाँ गवाही दी है ऑन रिकॉर्ड। तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है मीडिया में, एक आदमी कमीशन में कसम खा के कि मैं सच बोलूँगा फिर गवाही देता है, वो दिया। उन्होंने बोला कि शास्त्री जी का ये मानना था और हमें रिपोर्टें लगी कि सुभाष बोस जीवित है। अच्छा, ठीक है, और अगर वो जीवित रह जाते तो ये केस को रीओपन करने वाले थे, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक स्टेटमेंट शास्त्री जी के परिवार ने बोला है कि ये जो शास्त्री जी जब वहाँ गए हैं ताशकंद में, और वहाँ से जो आखिरी फ़ोन किया, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि सुभाष बोस के बारे में कोई बातचीत वो करना चाहते थे। सुभाष बोस के परिवार ने ये बोला है कि शास्त्री जी ताशकंद जाने से पहले कलकत्ता गए, नेताजी की मूर्ति का उन्होंने माल्यार्पण किया वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने शास्त्री जी ने खुद नेताजी के परिवार के लोगों को बोला कि मैं रशिया में जाकर सुभाष बोस की बात भी करूँगा। तो ये एंगल वहाँ से भी निकल के आ रहा है कि शास्त्री जी के परिवार के लोग और सुभाष बोस के परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि ये दोनों केस जुड़े हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो आपको मैंने इसका जो रास्ता बताया है कि पहले हम अपने डॉक्यूमेंट पब्लिक करें, कोई रोक टोक नहीं है। नेताजी के बारे में तो आपने झूठ बोल दिया कि साहब अंग्रेजों के ज़माने की चीज़ है, लेकिन ये तो अभी की बात है, आपका प्रधानमंत्री है, आप सारे रिकॉर्ड पब्लिक करो। दूसरा ये कि जो आपके इंटेलिजेंस के और गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड आदमी है, आप उनको गजट में नोटिफिकेशन डाल के इम्यूनिटी दो उनको पूरी के साथ, जो मर्जी बोलना बोलो, कोई आपकी पेंशन नहीं रोकने वाले, आपको तंग नहीं करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इस पर लागू नहीं होता। शास्त्री जी की तो बात करना देश की बात करना, देश के। हाँ, सही बात। और तीसरा ये सारा जब आपका इन्फॉर्मेशन आपका निकल जाएगी, उसके बाद में आप विदेश कंट्री से, खासकर रशिया से, आप उनसे इन्फॉर्मेशन, उनसे KGB का डॉजियर मंगा लो। जब रशिया से डॉजियर मिल जाएगा, उसके बाद में आप देखना कि इंक्वायरी की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से रशिया के डॉजियर से आपको मालूम चल जाए कि उनकी डेथ नेचुरल है कि नहीं है और क्या रीजन से। ये केस यहाँ पे जाकर अटक जाता है। ये है कहानी। ये कहानी में ज़्यादा ट्विस्ट टर्न नहीं, बट ये मोटा मोटा यही कहानी है। लेकिन अब इसमें कि लोग इसको अलग अलग चीज़ों से घुमा के देखेंगे। मेरा देखिए अप्रोच ये है कि हमारा पत्रकारिता में रहे थे कि कोई डेथ मिस्ट्री है तो आपको उसको सॉल्व करना चाहिए, है ना। हमसे क्रैक करना चाहते हैं कि साहब ये घटना घटी, किसने मारा, किसने किया। तो इसमें यही रास्ता है कि आप रशिया से जहाँ डेथ हुई है उनसे वहाँ के रिकॉर्ड मांगे। और आपको मैं रीज़न बता रहा हूँ कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार अगर करेगी तो हम नेताजी की बात भी करेंगे, और नेताजी की बात खुलेगी तो पिछला पॉडकास्ट आप देख लीजिए कि उसमें आपको मालूम चलेगा, उसमें 50 उसके अंदर
पेच आने वाले हैं, जो ट्रांसफर ऑफ पावर से लेकर के जो आपने कहा 71 की लड़ाई कि से बहुत लेकर के लोगों की फाइल खुलेगी, बहुत की फाइल वो इधर के भी हैं उधर के हाँ। भी हैं, तो एक और किसी को- अंडरस्टैंडिंग है और ये टेबल के नीचे कि बिल्कुल। कोई भी मत छेड़ो तो अच्छा है। अच्छा है, और किसी का कोई वोट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मुद्दे वोट हाँ। बैंक के मुद्दे नहीं है। भाई नेताजी के पीछे वो वोट बैंक की भीड़ भी नहीं है। न शास्त्री के पीछे भी वो वोट तो बैंक सही- की हाँ, भीड़ नहीं है। शास्त्री तो के अब वो सारा मुद्दा देखिए, नेता जो आपको पता, यू नो बेटर देन मी, कि नेताओं के लिए मुद्दा वही उछालेंगे जहाँ से वोट मिलता है। इनसे कोई वोट तो मिलेगा नहीं। तो पॉडकास्ट के लिए, सुनने के लिए, बात करने के लिए अच्छी बातें लोग Obviously, सुनते या हैं। जिसके आग लगी हो वो बेचारा परेशान है कि बताओ यार कुछ तो पता हाँ। चले। तो हमारे लिए आपके लिए Exactly. इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेताओं के लिए ये मुद्दा रेलिवेंट नहीं है। नहीं। नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी फिर से आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत अच्छा लगा। आपकी किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन्हें विस्तार में पढ़ना हो, और कोशिश तो यही है कि इस पॉडकास्ट में भी जब आप देखेंगे इसे तो जो रेलेवेंट अंग हैं उस किताब के वो भी, प्लस कुछ फोटोग्राफ्स जो आप रेफरेंस दे रहे थे वो भी हम लगाएंगे ताकि समझ में आए आप किस बारे में बात कर रहे थे। और एक बार फिर कहूँगा कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री समझने के लिए थोड़े धैर्य की ज़रूरत है और आराम से सुनने पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें भी करीब करीब वही बात है। किसी एक शॉर्ट या रील या चंक से पूरा मामला समझा नहीं जा सकता। किसी ने मेहनत की है तो इतनी मेहनत हमारी बनती है कि हम थोड़ा धैर्य से, कोई पॉडकास्ट है तो पूरा सुने, और अगर कोई किताब है तो उसे भी मुकम्मल ढंग से पढ़ें। फिर आप सहमत हैं असहमत हैं वो आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तो जो मन में आ रहा हो वो ज़रूर कहें। बाकी कहने की बात नहीं है, इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। जिसके भी मन में सवाल हैं मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक जवाब मिलेंगे। थैंक यू सो मच।